तो लास्ट क्लास में हम यहां तक डिस्कस कर रहे थे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन पैरेलल टू ए प्लेन कैसे लिखते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन पैरेलल टू ए लाइन कैसे लिखते हैं। अब आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज पुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए प्लेन या मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन हम कैसे लिखते हैं। तो पुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब ये जो है यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जहां पे प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी दैट इज कॉल्ड पुट ऑफ परपेंडिकुलर। और अगर आप मिरर इमेज की बात करेंगे, दिस इज द मिरर, पी की मिरर इमेज अगर आर है तो हम बोलते हैं पी आर विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और दूसरी चीज हम यहाँ पे बोलते हैं पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। तो हम आर के लिए लिख सकते हैं यहाँ पे कि आर को अगर अपने को निकालना है पॉइंट क्यू से तो अपन उसके लिए लिखते हैं यहाँ पे क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ पी एंड आर। इस कंडीशन से आप क्या निकाल सकते हैं, पॉइंट क्यू निकाल सकते हैं, पॉइंट आर निकाल सकते हैं अगर आपको पी और क्यू पता है। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का, आप लाइन पी क्यू की इक्वेशन लिखें। तो मैंने यहाँ पे ये लाइन पी क्यू की इक्वेशन ही लिखी हुई है। तो लाइन पी क्यू की इक्वेशन अपन ने कैसे लिखी, क्योंकि हमें पता है ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है प्लेन के। तो ध्यान रखेंगे कोई भी लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है तो लाइन का डायरेक्शन रेशो वो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो के सेम होता है। तो एबीसी इसका डायरेक्शन रेशो है, इसका भी डायरेक्शन रेशो एबीसी होगा। इस पॉइंट से पास करती है तो इक्वेशन लिखेंगे x माइनस एक्स वन बाई वाई माइनस वाई वन बाई बी जेड माइनस जेड वन बाई सी। और आप क्या कर सकते हैं, लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट प्लेन के साथ निकाल सकते हैं। लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। एक बार पॉइंट मिल जाएगा दैट इज ओनली द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दिस इज फर्स्ट ऑफ द मेथड। सेकंड मेथड क्या है, आप लेमडा की वैल्यू याद ही कर लें। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए लेमडा होता है जो भी x1 y1 z1 है प्लेन की इक्वेशन में पुट करेंगे वो आएगा न्यूमरेटर का पार्ट। डिनोमिनेटर में आएगा x की कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम और उसके आगे लगाएंगे नेगेटिव साइन। तो ये लेमडा की वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे तो यहां से आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन मिल जाएगा। ये तरीका है। और अगर आपको मिरर इमेज का पॉइंट लिखना है तो यही कंडीशन लिखते हैं और उसके आगे लगाते हैं -2। तो इसको मैं ऐसे ध्यान रखता हूँ यहाँ से डिस्टेंस जो है उसका डबल है यहाँ से, तो जो लैम्डा है वो भी यहाँ पे डबल हो जाता है, हम ऐसे ध्यान रखते हैं। और सेम जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिरर इमेज के फॉर्मूले हैं वो कौन से वाले चैप्टर में है, वो आपको स्ट्रेट लाइन में दिख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन में अगर आपको ध्यान होगा, अगर लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसे होती है ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0, और उसमें अगर आप x1 y1 का मिरर इमेज पॉइंट लिखते हैं या फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो उसमें भी सेम फॉर्मूला होता है। उसमें यहाँ पे ये वाली कंडीशन नहीं आती है, Z1 वाला पार्ट नहीं आएगा तो C नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, बाकी ये पार्ट और नीचे वाला पार्ट सेम। यहाँ पे भी Z1 और C का पार्ट हटा देंगे, बाकी पार्ट सेम। और बाकी वही कंडीशन होती है, उसमें भी अपन ऐसे लिखते हैं x1 x माइनस एक्स वन अपॉन ए y माइनस वाई वन अपॉन बी, ऐसे ही लिखते हैं। और उसमें ये पार्ट नहीं आएगा इक्वल टू लेफ्ट। तो सेम फॉर्मूला दोनों में होता है, हम इसको साइमल्टेनियसली ध्यान रख सकते हैं। तो फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मिस्टेक स्टूडेंट यही करते हैं, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, नॉट दी अदर वे राउंड। x1 माइनस एक्स नहीं लिखना है, नहीं तो लैम्डा चेंज हो जाएगा, क्योंकि साइन का फर्क आ जाता है तो आंसर गलत आ जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ होता है तो उससे इक्वेशन आप बनाएंगे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके, नॉट दी अदर वे राउंड, नहीं तो आपका आंसर गड़बड़ आ जाएगा। फॉर्मूले में ये ध्यान रखिएगा। दूसरा यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि लाइन जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो रही है प्लेन से, प्लेन बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, प्लेन बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी, और बाइसेक्ट भी नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ए बी। जो पॉइंट ए है वो है x1 y1 z1 और पॉइंट बी जो है वो है x2 y2 z। ये काफी कॉमन तरीका है एग्जाम में क्वेश्चन को पूछने का। तो लाइन सेगमेंट भी अगर परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ पे प्लेन के बारे में बोल सकते हैं जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा वो लाइन सेगमेंट की क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है लाइन सेगमेंट की पैरेलल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो ए पॉइंट बी पॉइंट अगर अपने को पता है तो हम ए बी वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, और जो आपका ए बी वेक्टर होगा उससे आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं नॉर्मल वेक्टर। तो ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं, तो ये नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ये भी वेक्टर के ही पैरेलल होगा। तो इससे अपने को प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। और अगर अपने को प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो नॉर्मल वेक्टर पता है, एक अपने को चाहिए पॉइंट ऑन द प्लेन। तो पॉइंट ऑन द प्लेन आप हमेशा कैसे लिख सकते हैं, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, क्वेश्चन में अपने को दिया। तो बाइसेक्ट कर रहा है, ये यहाँ से आएगा, परपेंडिकुलर है उससे आएगा आपका नॉर्मल वेक्टर। ये दोनों कंडीशन है, तो ये मिड पॉइंट आप लिख सकते हैं, वो आएगा x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू एंड z1 प्लस z2 बाई टू। ऐसे हम ये निकाल सकते हैं। पॉइंट पता है प्लेन पे, नॉर्मल पता है, आप उसकी इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। एक तो ये काफी कॉमन टाइप है क्वेश्चन पूछने का। दूसरा कॉमन टाइप है, आपको मिरर इमेज लिखनी है किसी पॉइंट की। मिरर इमेज सपोज आपको लिखनी है x1 y1 z1 की, किसमें, xy प्लेन में, yz प्लेन में और xz प्लेन में, दैट इज इन कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ये भी काफी कॉमन तरीका है। सपोज आपको लिखनी है xy प्लेन, तो आप कैसे लिखेंगे, या तो आप उसके लिए लिखें xy प्लेन की इक्वेशन, फिर इस तरह से फॉर्मूला लगाएं क्योंकि राइट साइड का पार्ट उसी से आएगा। कोऑर्डिनेट प्लेन की इक्वेशंस कैसे लिखना है ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका। दूसरा एक तरीका होता है फास्ट इसको समझने का, कि जो xy प्लेन है उसका परपेंडिकुलर वेक्टर तो देखो आप क्या है, उसका नॉर्मल वेक्टर क्या है। हमें पता है xy प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, z एक्सिस दैट इज k क्या। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो भी पॉइंट है x1 y1 z1, अगर आप उसका लेंगे मिरर इमेज तो उसका जो चेंज आएगा वो k कैप की डायरेक्शन में चेंज आएगा। पहले ऊपर था फिर नीचे आ जाएगा, तो जो z1 है उसकी जगह हो जाएगा माइनस z1। x1 y1 सेम ही रहेंगे क्योंकि हम मूवमेंट सिर्फ k कैप की डायरेक्शन में कर रहे हैं ऊपर से नीचे। तो ये इसके मिरर इमेज का पॉइंट है।
इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन आता है x1 y1 z1 का मिरर इमेज निकालना है yz प्लेन में, तो yz के परपेंडिकुलर देखेंगे आप कौन सा है। yz के परपेंडिकुलर क्या होती है, x एक्सिस दैट इज i कैप, वो उसका नॉर्मल वेक्टर है। तो सिर्फ i कैप को आपको रिवर्स करना है, x1 की जगह माइनस x1, y1 z1 सेम रहेगा। सिमिलर तरह से अगर क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज इन xz प्लेन, xz प्लेन के परपेंडिकुलर होता है y एक्सिस दैट इज j कैप, तो j कैप वाला कंपोनेंट चेंज होगा रिवर्स, तो उसकी मिरर इमेज लिखनी है तो आएगा x1 माइनस y1 z1। ये काफी कॉमन तरीका है एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम करने का, इस तरह से वहां पे वो लिख देते हैं। अब अपन देखते हैं इस पे क्वेश्चन, आईटी 2016 का ये क्वेश्चन है। इस पॉइंट की इमेज विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन लिखनी है और हमें एक प्लेन निकालना है जो पॉइंट P से पास करता है कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन। सिंपल क्वेश्चन। तो पहले अपन इसकी मिरर इमेज लिख लेते हैं। तो ये प्लेन है, ये पॉइंट है, मिरर इमेज का पॉइंट मान लेते हैं P। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि PQ की इक्वेशन लिख लीजिए जो इसके परपेंडिकुलर है क्योंकि नॉर्मल के पैरेलल है। फिर इंटरसेक्शन पॉइंट प्लेन के साथ F निकाल लीजिए, फिर कंडीशन लगा लीजिए कि PF और QF सेम है, मतलब ये मिड पॉइंट है, तो उससे आपका पॉइंट P आ जाएगा। दूसरा तरीका है डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर अपन देखेंगे तो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन लिख लेते हैं 1 माइनस 1 1, क्योंकि हम कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे पी क्यू वेक्टर को इसके पैरेलल करेंगे, वही लाइन की इक्वेशन है x माइनस 3/1 और आएगा y माइनस 1/-1 z माइनस 7/1। ध्यान रखेंगे जो फाइनल पॉइंट है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, नॉट दी अदर वे राउंड, और इसको इक्वेट करेंगे -2 लैम्डा से, -2 टाइम्स समथिंग, क्योंकि लैम्डा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो -2 टाइम्स में क्या आएगा यहाँ पे, न्यूमरेटर का पार्ट आएगा, ये जो पॉइंट है प्लेन में सेटिस्फाई करो 3 1 और 7, इसको सिंपलीफाई करेंगे ये आएगा। डिनोमिनेटर में आएगा कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्रेशन। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, x y z की वैल्यू आ जाएगी -4 आएगा, -1 5 और 3, तो ये पॉइंट भी अपना आ गया। अब अपने को क्वेश्चन जनरली एडवांस में आते हैं, लिंक क्वेश्चन होते हैं जो पहले इंफॉर्मेशन निकाली इसको आगे यूज करके सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो प्लेन अपना P से पास करता है इस पॉइंट से, तो वो अपने को निकालना है। प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट P, इसकी यहाँ पे बात होगी। तो ये जो भी प्लेन है अगर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, दिस इज द प्लेन, और वो प्लेन जो है कहाँ से पास कर रहा है, पॉइंट P से पास कर रहा है, और जो पॉइंट P क्या है वो मिरर इमेज का पॉइंट है, वो अपन यहाँ बना लेते हैं। दिस इज पॉइंट P, -1 5 एंड 3 यहाँ से पास कर रहा है, और उसमें एक लाइन भी है x/1 y/2 z/1, ये मैंने बना ली लाइन। लाइन जब भी प्लेन में होती है तो लाइन के ऊपर का पॉइंट हमेशा होता है, लाइन के ऊपर के पॉइंट क्या है 0 0 0 आप देख सकते हैं, और लाइन का वेक्टर भी हमेशा प्लेन में होगा। लाइन का वेक्टर क्या है 1 2 और 1, x के नीचे और y के नीचे और z के नीचे वाला पार्ट। अब इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, उसका पहला तरीका हो सकता है कि आप क्या करें, प्लेन पे एक पॉइंट लिख लें, पॉइंट अपने को पता है, कोई सा भी ले सकते हैं, -1 3 या 0 0 0, मैं 0 0 0 ले लेता हूँ, ये अपने को पता है। दूसरा अपने को निकालना है प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ये दो चीजें आपको निकालनी। तो अगर पॉइंट पता है, नॉर्मल वेक्टर पता है, तो आप किसी भी प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं, ये अपने को हमेशा पता ही है। तो ये अपना नॉर्मल वेक्टर। अब जब भी आपको क्वेश्चन में नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन निकालना होगा, या कभी भी कोई भी वेक्टर निकालना होता है, इस चीज को आप दिमाग में बिठा लीजिए कि जो भी आपको नॉर्मल वेक्टर निकालना है उसमें हमेशा दो कंडीशन लिखी हुई होगी कि किसके परपेंडिकुलर है और एक और किस वेक्टर के परपेंडिकुलर, ये हमेशा आपको लिखा होगा, और उसके क्रॉस प्रोडक्ट से ही जनरली नॉर्मल निकलता है। नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर होता है, एनी वेक्टर इन द प्लेन, तो अपन एक ये लिख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है 1 2 1 के। और अब हम एक और वेक्टर किसके परपेंडिकुलर इसको लिखें, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लेन में कभी भी दो पॉइंट दिए हुए उसको ज्वाइन करके आप हमेशा एक तीसरा वेक्टर बना सकते हैं। तो जो तीसरा वेक्टर बनाऊंगा मैं ये वाला बना सकता हूँ, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा -1 5 और 3। तो अब इनके क्रॉस प्रोडक्ट की क्या होगा, नॉर्मल पैरेलल होगा। तो इस तरह से आप नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 1 2 1 विद -1 5 एंड 3, उससे आपको नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। नॉर्मल आ गया, पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन आप लिख लेंगे। दूसरा तरीका एक और है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं काफी कॉमनली यूज करता हूँ, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, प्लेन में 3 वेक्टर निकालता हूँ, वन इज द जनरल वेक्टर, और 2 वेक्टर मैं लिखता हूँ प्लेन में गिवन वेक्टर, और उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 करता हूँ, क्योंकि 3 वेक्टर अगर कभी भी प्लेन में है तो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। जनरल वेक्टर कैसे लिखा जाता है, जब भी आपको पॉइंट में, प्लेन में अगर एक पॉइंट पता है, उस पॉइंट को आप एक जनरल पॉइंट x, y, z से ज्वाइन करके वेक्टर बना सकते हैं। तो एक जनरल पॉइंट लेते हैं, उसको गिवन पॉइंट से ज्वाइन करते हैं और बनाते हैं जनरल वेक्टर। तो ये होता है हमारा जनरल वेक्टर, ऐसे हमेशा लिखते हैं। तो पॉइंट आपको कभी भी प्लेन में दिया हुआ, एक पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, दैट विल बी योर जनरल वेक्टर। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आई कैप, जी कैप, के कैप कंपोनेंट आते हैं, तो जनरल वेक्टर का पहले लिखते हैं x y z, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट। इसके अलावा दो गिवन वेक्टर्स प्लेन के अंदर, तो एक अपने को ग्रीन वेक्टर दिख रहा है, एक अपने को ये दिख रहा है। तो जो दो गिवन वेक्टर्स हैं वो अपने को यहाँ पे दिख रहे हैं, दैट इज वन वेक्टर इज दिस वन एंड सेकंड वेक्टर इज ग्रीन वन। तो ये दोनों वेक्टर्स को आपको सिंपली पुट करना है और आपका प्लेन की इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। तो ग्रीन वाला वेक्टर और ये पिंक वाला, तो पिंक वाला लिखेंगे तो आएगा 1 2 1, और ग्रीन वाला लिखेंगे तो आएगा -1 5 एंड 3। दिस इज वेरी कॉमन वे जिस तरह से मैं एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, यू नीड नॉर्मल वेक्टर और ए पॉइंट विद ए पॉइंट, या फिर प्लेन में 3 वेक्टर बनाने। और 3 वेक्टर में हमेशा हम वेक्टर कैसे बनाते हैं, एक तो जनरल वेक्टर, तो वो तो हमेशा पॉइंट दिया होगा उसी से बनेगा।
बाकी दो वेक्टर हमेशा आप वो बना सकते हैं जिनके नॉर्मल परपेंडिकुलर, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है वो प्लेन में बना लो, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है प्लेन में बना लो। कई बार ऐसे भी दिया हुआ होता है क्वेश्चन। और अगर आपको पॉइंट दिए हुए प्लेन में तो ध्यान रखेंगे, दो पॉइंट दिए हुए हैं तो आप एक गिवन वेक्टर हमेशा बना सकते हैं। दो पॉइंट से एक जनरल वेक्टर बना सकते हैं, दोनों में से किसी को भी एक्स वाई जेड से ज्वाइन करो, और एक गिवन वेक्टर बना सकते हैं दोनों को ज्वाइन करके। तीन पॉइंट दिए हुए तो आप प्लेन में हमेशा दो वेक्टर बना सकते हैं, तीन पॉइंट में से दो पॉइंट को एक पॉइंट से ज्वाइन करके। तो दो गिवन वेक्टर बन जाएंगे, एक जनरल वेक्टर प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज द मेथड व्हिच आई विल यूज अगेन एंड अगेन टू सॉल्व द क्वेश्चन, बाद में भी जब मैं क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा। तो ये मेथड आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक इलस्ट्रेशन है, इस लाइन की इमेज इस प्लेन में निकालनी। तो लाइन की इमेज प्लेन में निकालने के दो तीन केसेस हो सकते हैं, वो सारे मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। पहला केस देखो यहाँ पे क्या है, तो लाइन है और एक ये प्लेन है। तो लाइन की इमेज प्लेन में निकालनी है, तो ये पहला केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें क्या है, प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर टू लाइन है। इस तरह का एक केस है। तो ये अपनी लाइन है, तो लाइन का वेक्टर अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये है 3 1 और -5, क्योंकि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है 1। और यहाँ पे प्लेन का वेक्टर बनाएंगे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से, तो आएगा 2 -1 और 1, ये इसका वेक्टर। और आप इनका डॉट प्रोडक्ट चेक करेंगे, यू विल गेट दैट दीस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ऐसी लाइन की मिरर इमेज निकालना बहुत इजी होता है, क्योंकि जो भी आपकी मिरर इमेज की लाइन होगी उसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं, अगर वो लाइन में बना देता हूँ यहाँ पे, तो ये भी जो लाइन होगी ये इसके पैरेलल ही होगी। तो इसका भी जो वेक्टर होगा वो 3 1 -5 ही होगा। तो पैरेलल लाइन की जो मिरर इमेज है उसका वेक्टर तो अपने को पता ही है। तो व्हाट वी नीड फॉर ए लाइन इक्वेशन, पॉइंट और उसका वेक्टर। पॉइंट अपन अब यहाँ पे इस पे निकाल लेते हैं मिरर इमेज वाली लाइन से। कैसे निकालेंगे पॉइंट, तो अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर एक जनरल पॉइंट ले लेंगे, कोई भी पॉइंट जो अपने को दिया हुआ वही ले लेते हैं, 1 3 और अपन क्या करेंगे 1 3 और 4 की निकाल लेंगे मिरर इमेज अबाउट द प्लेन। मैं यहाँ पे अगर ये पॉइंट पी है तो मैं इसकी मिरर इमेज का पॉइंट अबाउट द प्लेन निकालूंगा, तो डेफिनेटली वो जो पॉइंट है वो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो जो क्यू है हमारा क्या है, दिस इज मिरर इमेज ऑफ पॉइंट पी इन द प्लेन, जो अपने को प्लेन क्वेश्चन में दिया है। जस्ट इस प्लेन में आपको मिरर इमेज निकालना, तो मिरर इमेज का फॉर्मूला तो अपन पढ़ चुके हैं, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो मिरर इमेज का अगर आप यहाँ पॉइंट निकाल लेंगे तो आपके लिए यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी कि इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालें। सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर सपोज आंसर में आपको दिया हुआ है जो मिरर इमेज की लाइन की इक्वेशन है और जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसकी डायरेक्शन रेशियो सेम है, तो इससे आपको हिंट लग जाना चाहिए कि ये पैरेलल ही होगी। नहीं तो जनरली मैं हमेशा चेक कर लेता हूँ। सेकंड केस क्या हो सकता है, अगर लाइन पैरेलल नहीं होगी तो किस तरह की लाइन हो सकती है, तो अगर सपोज अपने को कोई प्लेन दिया हुआ है और अगर लाइन पैरेलल नहीं होगी तो लाइन इस तरह से होगी कि लाइन उसको इंटरसेक्ट करेगी। तो अगर इंटरसेक्ट करेगी तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन क्या होगी, तो अगर इंटरसेक्ट करेगी तो ये तो अपनी लाइन की इक्वेशन हो गई। इंटरसेक्ट करने के बाद में ये कहीं ना कहीं मिरर के हिसाब से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये कुछ लाइन इस तरह से जाएगी। तो अब अपन यहाँ पे इसको अगर बोल देते हैं इंसिडेंट, तो ये यहाँ पे है अपनी रिफ्लेक्टेड, दैट इज द मिरर के बाद में जो लाइन, और ये है अपना मिरर प्लेन। तो अपन मिरर प्लेन के हिसाब से कैसे लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन, इसको अपन समझ लेते हैं। तो उसके लिए अपन अगर अपने को यहाँ पे रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन लिखनी है मिरर इमेज अबाउट ए प्लेन, तो आप क्या निकालेंगे, इसमें ये वाला पॉइंट निकालेंगे, दिस इज द पॉइंट यू विल फाइंड। तो ये पॉइंट मैं लिख लेता हूँ ए। तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन लिखने के लिए इसके ऊपर दो पॉइंट्स लिखेंगे, टू पॉइंट्स। कौन कौन से दो पॉइंट्स, दो पॉइंट्स, एक तो अपन लिखेंगे पॉइंट ए। तो जो पॉइंट ए होगा वो आप आसानी से निकाल सकते हैं, व्हाट इज पॉइंट ए, क्योंकि अपने को इंसिडेंट की इक्वेशन दी हुई होगी, प्लेन की इक्वेशन दी हुई होगी, तो आपको पॉइंट ए अगर लिखना है तो यू जस्ट हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ जो भी इंसिडेंट लाइन है विद द प्लेन। आपको सिर्फ ये लिखना है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट अपने को लिखना आता है, तो इससे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट ए निकाल सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंसिडेंट पे एक पॉइंट ले लेंगे पी, कोई भी एक पॉइंट पी, और आप क्या करेंगे यहाँ पे उस पॉइंट की मिरर इमेज निकाल लेंगे प्लेन के अबाउट। इसका तो फॉर्मूला अपने को पता है। तो सेकंड पॉइंट विच वी विल फाइंड इज, वी विल फाइंड पॉइंट क्यू। व्हाट इज पॉइंट क्यू, दिस इज मिरर इमेज ऑफ पॉइंट पी, जो किसके ऊपर है, लाइन के ऊपर, ध्यान रखेंगे लाइन के ऊपर का पॉइंट है, इंसिडेंट के ऊपर, इन प्लेन, जो गिवन प्लेन है उसमें अपन निकाल। तो अगर अपने को पॉइंट पी पता है, पॉइंट क्यू पता है, तो टू पॉइंट्स, तो लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स अपन हमेशा लिख सकते हैं इक्वेशन। ऐसे अपन यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन लिख सकते हैं। ये तरीका है क्वेश्चन को बनाने का। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक लाइन है, ये जो है मिरर लाइन है, ओके, और एक आपकी इंसिडेंट लाइन और एक आपकी रिफ्लेक्टेड लाइन। 3D ज्योमेट्री में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये इंसिडेंट है एंड सपोज दिस इज द रिफ्लेक्टेड, और आपको इंसिडेंट की इक्वेशन दी हुई है, मिरर लाइन की इक्वेशन दी हुई है जिसके अबाउट मिरर है, रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन निकाल। तो इसको भी अगर आप सॉल्व करना है तो आप इसमें क्या करेंगे, पॉइंट ए निकालेंगे, ये हो गया इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, निकाल सकते हैं, दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट, ये निकाल सकते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, इंसिडेंट में आपको एक पॉइंट दिया होगा, उस पॉइंट की मिरर इमेज लाइन के अबाउट कैसे निकालते हैं हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, उससे पॉइंट क्यों निकाल। तो अब अगर आपको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो आप रिफ्लेक्टेड की इक्वेशन निकाल सकते हैं।
सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो है लाइन के अबाउट, ये 3D में भी क्वेश्चन आ सकता है, 2D में भी क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो दोनों में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये मिरर इमेज का डायग्राम। तो ये मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। पॉइंट का लाइन के अंदर कैसे करते हैं, वो लाइन में देखा था। पॉइंट का प्लेन में कैसे करते हैं, लाइन का प्लेन में कैसे करते हैं, इसके दो केसेस, लाइन का लाइन में कैसे कर सकते हैं, ऐसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो हम इसको टैकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन, ये वाला, दैट इज दिस इलस्ट्रेशन। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एक प्लेन है विच इज कंटेनिंग दिस लाइन, इफ द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इन दिस रेशियो k is to 1, तो अपने को ये वैल्यू निकाल। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ सीखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है प्लेन अगर लाइन में लाई करती है तो हम क्या कंडीशन लगाते हैं। तो अगर कभी भी एक लाइन किसी प्लेन में होती है तो पहली कंडीशन लगाते हो आप कि जो पॉइंट है वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरी कंडीशन लगाते हैं कि नॉर्मल वेक्टर ऑफ द जो प्लेन होता है वो इसके परपेंडिकुलर होता है, दैट इज वेक्टर ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे प्लेन में अगर LMN है तो ये इसका हो जाएगा डायरेक्शन रेशो। तो फर्स्ट कंडीशन पॉइंट सी लाइज ऑन द प्लेन, तो इसको इसमें सेटिस्फाई कराएंगे, एक इक्वेशन बनेगी LM और N। फिर दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, तो दूसरी कंडीशन लगाएंगे, तो ये दूसरी कंडीशन लगा दी, डॉट प्रोडक्ट 0, ये बन गई दो इक्वेशन। अब क्या होगा, ये दो इक्वेशन हमेशा बनेगी। वेरिएबल एलिमेंट 3 है तो आप इसको सॉल्व नहीं करते हैं, आप एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एल की वैल्यू पुट कर दूंगा 4m+4, और m और n में एक इक्वेशन बना लूंगा यहाँ से, तो बनेगा 2m = n। तो मैं यहाँ से m/n निकाल सकता हूँ, या m अपॉन समथिंग दैट इज 1 इज इक्वल टू n अपॉन समथिंग यहाँ लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसी से यहाँ पे अगर इसमें पुट करूंगा तो यहाँ से L की वैल्यू 8m लिख सकता हूँ। यहाँ से अपन लिख लेंगे n की जगह 2m पुट करके, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ L/8 = m/1। फिर जो m/1 वाला पार्ट है उसको आप इक्वेट कर सकते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, ये रेशियो लिखते हैं और उसको इक्वेट करते हैं यहाँ से एक पार्ट, तो उससे आ जाएगा इक्वल टू L/8। इससे आप डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं। किसका डायरेक्शन रेशियो, आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लेन का, 8i कैप 1j कैप एंड 2k कैप, तो उससे आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। ऐसे आप प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ये तरीका है। तो दो कंडीशन ध्यान रखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये था प्लेन में अगर कोई लाइन होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट अपन देखते हैं, दो पॉइंट्स अगर हमें दिए हुए हैं किस रेशो में लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है। तो पहली चीज ध्यान रखेंगे कि इसमें दो केस बन सकते हैं, कि अगर एक प्लेन है और अगर दो पॉइंट्स हैं। तो अगर दो पॉइंट प्लेन की अपोजिट साइड है तो जो रेशियो आएगा, प्लेन विल डिवाइड इंटरनली इन द रेशियो, तो रेशियो जो k:1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर दोनों पॉइंट प्लेन के सेम साइड है तो अगर आप उसमें रेशियो निकालोगे तो यहाँ पे रेशियो नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे ये सेम साइड में है तो ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। किसी भी पॉइंट को चेक करना है, अपोजिट साइड या सेम साइड है, पॉइंट को सेटिस्फाई कराओ। इसको पुट करेंगे प्लेन में तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। देखिए इसको पुट करेंगे प्लेन की इक्वेशन में, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आप चेक कर सकते हैं 16 + 4 - 6। तो अगर दोनों के लिए अपोजिट साइन आ रहा है, इसका मतलब दोनों पॉइंट अपोजिट साइड है प्लेन की, आप ये हमेशा बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ पॉइंट ए है -3 - 6 एंड 1, तो जो पॉइंट पी बी होगा वो इसके अपोजिट साइड होगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे कहीं जाके पॉइंट बी होगा, दैट इज 2 4 एंड -3। अब अपना ये जहां पे प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा वो अपने को रेशियो निकालना है, तो PA/PP अपने को निकालना है, और वही वैल्यू अपने को दी हुई है k:1। तो जो फर्स्ट पॉइंट है उससे रेशियो और सेकंड पॉइंट से रेशियो। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, आप AB की इक्वेशन लिख लो क्योंकि दो पॉइंट पता है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल। इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं पता है, 3 पॉइंट्स पता है, तो रेशियो k:1 लिख के आप सेक्शन फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एक फास्ट तरीका मैं आपको यहाँ बताता हूँ, तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी पॉइंट ए है उससे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर यहाँ पे, और जो भी पॉइंट बी है उससे ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर यहाँ पे, और इसको मैं लिख लेता हूँ Q और R। तो मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये सिमिलर है, क्योंकि 90 डिग्री है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, ट्रायंगल AQP विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल BRP। और सिमिलैरिटी से अपन ये बोलते हैं कि यहाँ पे कि जो AP/BP का रेशियो होगा, ये रेशियो, इस रेशियो को आप लिख सकते हैं AQ/BR, क्योंकि दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू AQ/BR। सिमिलैरिटी से अपन ये लिख सकते हैं। तो अब AQ/BR निकालना इजी, बिकॉज़ दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस। तो AQ अगर आप निकालेंगे तो पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे प्लेन में, तो ये रेशियो क्या आएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में ये वैल्यू आ जाएगी 8 3 -24 -6 +2, ये आएगा अपॉन अंडर रूट में कोफिशिएंट ऑफ x² y² z² आएगा। सेम नीचे आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी डिस्टेंस में वही वैल्यू आएगी। तो 2 4 -3 यहाँ पुट कर दो, तो ये वैल्यू आएगा 16 + 4 - 6, ये आ जाएगा। अब ये जो भी रेशियो आएगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब ये दोनों अपोजिट साइड है। तो अपोजिट साइड में अपने को पता है k की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो हम इसका मॉड ले लेंगे, ध्यान रखना। और अगर सपोज यहाँ पे ये जो रेशियो है आपका ऐसे आ जाता, पॉजिटिव आ जाता, तो यहाँ पे ये वैल्यू बेसिकली ये बता रहा है कि वैल्यू पुट करने पे साइन क्या है, ये वैल्यू ये बता रहा है वैल्यू पुट करने पे साइन क्या है, क्योंकि साइन अगर अपोजिट है मतलब अपोजिट साइड्स है तो प्लेन पे इंटरनली डिवाइड करेगा, तो k की वैल्यू अपने को पता है पॉजिटिव ही होगी। तो जो भी आंसर आएगा आप उसको सिर्फ पॉजिटिव कर, और अगर इसको सेटिस्फाई करने पे यहाँ पे जो आंसर आता है पॉजिटिव, और यहाँ से भी पॉजिटिव आता है, मतलब k की वैल्यू नेगेटिव आएगी, एक्सटर्नल डिवीजन।
रेशो तो ये आएगा बट आंसर के का अपन नेगेटिव लिखेंगे, वो अपने को ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स को एक प्लेन किस रेशो में डिवाइड करता है। सेम तरह का क्वेश्चन लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स को एक लाइन कैसे डिवाइड करती है वो भी हम बना सकते हैं। किसमें बना सकते हैं? 3D में। तो उसके केस में आप लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे निकालेंगे, फिर सेक्शन फॉर्मूला से रेशो निकाल। 2D ज्योमेट्री में अगर ये क्वेश्चन होता है लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स को एक लाइन कैसे डिवाइड करती है, तो उसका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन का, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन का वो रेशो लिख लेते हो तो आपका आंसर आ जाता है। तो वैसा क्वेश्चन वहां पे भी बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन IIT 2013 का है। The question is that there is a line L1, there is a line L2, and there are two planes P1 and P2. Let's there is another plane with the equation of plane passing through point of intersection of L1 and L2. तो हमें पता है जिस भी प्लेन की इक्वेशन आपको निकालनी है, you need a point on the plane. Point on the plane we can find the intersection point of L1 and L2. So you can find this point. ये आ जाएगा आपका intersection point. Because we know how to find intersection point which we have already discussed. तो अब अपने को इस प्लेन में पता है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है and this is perpendicular to two planes. So this is a question related to angle between the planes. So we know to find the equation of a plane we need three vectors. Sorry, one point and one vector, normal vector. तो अगर ये जो प्लेन है if it is perpendicular to P1, इसका मतलब क्या है? इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और प्लेन P1 का नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? आपस में परपेंडिकुलर होगा। ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। दूसरा हम बोल सकते हैं ये जो प्लेन P है if it is perpendicular to P2, तो प्लेन P2 का नॉर्मल वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन P। तो हम ये लिख सकते हैं। हाँ दीपेश बोलो। सर इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला सर? Intersection point I have already discussed in the previous class. If you have gone through the video now, we will take this lambda, we will take this mu, and you will write x in terms of lambda, so it will become 2 lambda plus 1, and y in terms of lambda, that will become minus lambda. Here you will write x in terms of mu, it will become mu plus 4. Here you will write y in terms of mu, it will become mu minus 3. To find intersection point, just equate x and equate y. You will get two equations in lambda and mu. तो उन दोनों equations को आप solve करके you can find lambda and mu. और आपको दोनों भी नहीं निकालने, आप एक निकालो। तो ये I will find lambda. Once I know lambda, just put it here. तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, z की, तो आपका intersection point आ जाएगा। x and y intersection point is nothing but common point on both the lines. So we'll just write general point and equate x and y and z coordinates. तो ये अपना clear हो गया। अब यहाँ पे ये जो भी plane है, we know one point on the plane. We can find this intersection point. Now we will just find its vector, normal vector. तो normal vector पे condition होती है this is perpendicular to first plane का normal vector 7 1 2, second plane के normal vector 3 5 minus 6, दोनों के perpendicular होगा। तो एक तरीका तो ये है आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। You can find the vector to which normal vector will be the perpendicular. तो ये जो अपना plane P है इसका अपन ने normal vector यहाँ पे इस तरह से लिख लिया। This is perpendicular to this, this is perpendicular to this. तो normal is parallel to this. So you just find this cross product. उसके बाद में हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेंगे। तो अब मैंने आपको बताया जब इसको आप सॉल्व करोगे you can always take common and remove that part. So I can remove 16 because I can see -1 3 and 2. So I can write normal vector as I cap -1 3 2, or I can write it as 1 -3 -2. I can take 16 और -16 common. तो अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो अब अपने को अगर प्लेन की इक्वेशन लिखनी है we can write the plane की इक्वेशन, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन की नॉर्मल वेक्टर अपने को पता है, we know the point, we will just satisfy this point here, और उससे अपन क्या निकालेंगे यहाँ पे d की वैल्यू निकालेंगे। तो x की जगह 5 पुट कर दो, y की जगह -2, z की जगह -1। अगर आप इक्वेशन ऐसे लिखते हैं -1 3 2 लेके तो भी आपका वो आंसर आ जाता है, नो प्रॉब्लम। आई जनरली टेक x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव ताकि लिखने में मुझे अच्छा लगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैंने हमेशा आपको बोला है, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, यू जस्ट नीड 3 वेक्टर्स इन द प्लेन। तो अब अपने को अगर पॉइंट पता है प्लेन में, तो ये जो पॉइंट है आई विल मार्क दिस पॉइंट हियर। तो ये पॉइंट अपने को पता है 5 -2 एंड -1। और हमेशा एक हम जनरल वेक्टर बनाते हैं। तो जो जनरल वेक्टर बनाया जाता है इसी पॉइंट को एक पॉइंट x, y, z से बनाया जाता है। सो दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर क्या होगा? x - 5y कैप, y + 2j कैप एंड z + 1k कैप। दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर। सेकंड वेक्टर अब हम लिखेंगे। तो पॉइंट से हमेशा इफ यू नो वन पॉइंट ऑन द प्लेन यू कैन ओनली मेक वन वेक्टर, दैट इज द जनरल वेक्टर, और हम नहीं बना सकते। इफ यू नो 2 पॉइंट्स यू कैन मेक वन एक्स्ट्रा वेक्टर, इफ यू नो 3 पॉइंट्स यू कैन मेक 2 एक्स्ट्रा वेक्टर्स। अब अपने को लिखा हुआ है ये जो प्लेन है, ये जो भी प्लेन है, दिस इज परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन। तो हम ये बोल सकते हैं इस प्लेन का जो भी नॉर्मल वेक्टर है, ये जो भी अपना नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन का, दैट इज परपेंडिकुलर टू 7 1 2, ये अपन लिख सकते हैं। तो ये जो 7 1 2 हमने अलग से लिखा है, इसको मैं यहाँ पे इस प्लेन में भी बना सकता हूँ, ये इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि दिस इज जस्ट ए फ्री वेक्टर।
तो नॉर्मल वेक्टर अगर इसके परपेंडिकुलर है, विच वी कैन से कि ये जो वेक्टर है ये इसी प्लेन में लाई करता है, अपन डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। एंड दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर आल्सो 3, 5 और -6। तो हम यहाँ पे ये जो बचा हुआ है इसको भी इधर बना सकते हैं, ये वेक्टर। तो अपन ये बना सकते हैं दूसरा वाला वेक्टर जो है, दिस इज 3, 5 एंड -6। अब अपन कंडीशन लगाएंगे, एक वेक्टर ये है, एक ये है और एक ये है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 7, 1, 2 और 3, 5 -6। यू जस्ट हैव टू राइट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0, you will get the equation of the plane। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं और you can directly solve this and you will get the answer। Both are correct methods। So we will always remember if normal vector is perpendicular to some other vector, any vector, so you can make that vector in the plane। वो एक वेक्टर है और अगर ये दिया हुआ है इसके भी परपेंडिकुलर तो इसको प्लेन में बना लो। और तीसरा तो अपने को पता है, we just have to write a general vector। फिर अगर आप इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर दोगे तो आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। फिर आपको क्वेश्चन में जो भी सॉल्व करना है यू कैन फाइंड। तो ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमें समझ में आता है। दोनों तरीके हमने देख लिए, एक सिंपल क्वेश्चन था कैसे हमें सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 2010 का। दीज आर मोस्टली सिंपल क्वेश्चंस। इसमें लिखा हुआ है प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसमें ये लाइन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जितना बड़ा क्वेश्चन है व्हाटएवर यू नो जस्ट यू मेक। पहले अपन ये लाइन बना लें, दिस इज द लाइन व्हिच इज लाइंग इन द प्लेन। तो ये लाइन अगर प्लेन में है तो ये अपनी लाइन। तो लाइन अगर प्लेन में है इसका मतलब लाइन के ऊपर का पॉइंट भी प्लेन में होगा, तो लाइन के ऊपर का पॉइंट बना लेंगे 0, 0, 0। और लाइन का वेक्टर बना लेंगे प्लेन में, तो ये रहा लाइन का वेक्टर। वो क्या है? अब अपने को पता है इफ वी न्यू ए पॉइंट ऑन द प्लेन यू कैन ऑलवेज मेक द जनरल वेक्टर, बिकॉज़ आई एम ट्राइंग टू फाइंड 3 वेक्टर्स इन द प्लेन जिसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैं 0 कर दूं। तो ये मैंने एक बना लिया जनरल वेक्टर, बना लिया, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब ये जो है ये वाला जो प्लेन है, जिस भी प्लेन की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, दिस इज द प्लेन। तो अब अगर आपने इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी तो इन जनरली व्हाट आई डू, आई टेंड टू सॉल्व या तो मैं इस प्लेन में 3 वेक्टर निकाल लूं। आई हैव बीन एबल टू जनरेट 2 वेक्टर्स हियर, एक तो ये जनरल वेक्टर और एक ये वेक्टर। एक वेक्टर मुझे इसमें और बनाना है कैसे भी करके, तो मेरा इसका आंसर आ जाए। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, प्लेन में हमें एक पॉइंट पता है, यू विल जस्ट फोकस ऑन फाइंडिंग इट्स नॉर्मल वेक्टर। और नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए अपने को पता है, इसके लिए आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी, दिस इज परपेंडिकुलर टू 2 वेक्टर्स। तो इसके लिए कंडीशन तो मेरे को दिख रही है, दिस इज परपेंडिकुलर टू 2, 2, 3, 4। तो अब मुझे पता है एक और कंडीशन अपने को लिखनी पड़ेगी कि किसी और के भी ये परपेंडिकुलर है, तभी हमारा नॉर्मल वेक्टर पता लगेगा, इट इज पैरेलल टू व्हिच वेक्टर। तो ये अपने को देखना है। तो अब जो आगे कंडीशन दी गई है वो इसी से रिलेटेड दी गई 100%। तो आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द लाइंस। तो अब आपका ये जो प्लेन है, जो अगला प्लेन है ये रहा, इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसका अगर नॉर्मल वेक्टर मैं लिख लेता हूं n1 वेक्टर, तो अब मैं ये बोल सकता हूं n वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n1 वेक्टर। तो मैंने तुम्हें बताया नॉर्मल वेक्टर जब भी परपेंडिकुलर होता है किसी वेक्टर के, यू कैन मेक ऑलवेज दैट वेक्टर इन दैट प्लेन। तो मैं यहां पे बना सकता हूं n1 वेक्टर। तो अब मुझे दिख गए एक वेक्टर, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, 3 वेक्टर दिख गए। तो मैं बना सकता हूं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। बस अब मेरे को कैसे भी करके n1 वेक्टर निकालना। तो अब n1 वेक्टर पे आ जाओ। तो n1 वेक्टर के लिए आपको क्या चाहिए, आपको n1 वेक्टर निकालना पड़ेगा यहां से। तो अब मैं इस प्लेन का डायग्राम बना लेता हूं। ये अपना प्लेन है, एक दूसरा प्लेन है, उसका एक नॉर्मल वेक्टर है n1 वेक्टर ये रहा। अब अपने को इसका नॉर्मल वेक्टर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो अब नॉर्मल वेक्टर चाहिए तो मुझे चाहिए कि ये वेक्टर किसी के परपेंडिकुलर हो, और एक के नहीं 2 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर 2 के परपेंडिकुलर होगा यू कैन फाइंड इट्स क्रॉस प्रोडक्ट एंड यू कैन फाइंड दैट वेक्टर। अब इसको किस किस के परपेंडिकुलर करें, तो हमें दिखा रहा है इसमें 2 लाइंस हैं। तो 2 लाइंस हैं तो दोनों लाइंस के वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। दिस विल बी परपेंडिकुलर टू 3, 4, 2 एंड दिस विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू वन मोर वेक्टर, जो दूसरी लाइन है। तो ये 3, 4, 2 के परपेंडिकुलर हो गया और दूसरी लाइन है 4, 2, 3, इसके भी परपेंडिकुलर हो गया। आप बोल सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 3, 4, 2, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू 4, 2, 3। तो n1 वेक्टर के बारे में हम यहां से बोल सकते हैं दैट n1 वेक्टर विल बी पैरेलल टू व्हाट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीस टू वेक्टर, 3, 4, 2 क्रॉस प्रोडक्ट विद 4, 2, 3। तो अगर आप यहाँ पे अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो आपको n1 वेक्टर पता लग जाएगा। n1 वेक्टर पता है, ये पता है, x, y, z पता है, तो आप इस प्लेन की इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। प्लेन की इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हैं, एक जनरल वेक्टर हो गया x - 0, y - 0 एंड z - 0, दूसरा इस लाइन का वेक्टर 2, 3, 4, और तीसरा अपने को इस प्लेन का ये जो नॉर्मल वेक्टर है वो आप लिख सकते हैं। सपोज वो आएगा n1 वेक्टर है, तो अगर n1 वेक्टर को मैं लिख लेता हूँ ABC, सपोज ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू A, B, C। सपोज ये आ जाएगा AI कैप, BJ कैप, CK कैप। यहाँ ये पुट कर देंगे तो आपको इस प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये हो गया तरीका अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब दूसरा तरीका क्या था, आप ऐसे भी लिख सकते थे। ये तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। मैं जनरली ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, 3 वेक्टर निकाल लेता हूँ प्लेन के अंदर, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। 1 इज द जनरल वेक्टर, 2 आर द नोन वेक्टर्स इन द प्लेन। तो अगर नॉर्मल कभी भी किसी के परपेंडिकुलर दिया, यू कैन ऑलवेज गेट वेक्टर इन द प्लेन।
ये अपने को समझ आ जाता है। दूसरा तरीका क्या है, आप नॉर्मल वेक्टर ही निकाल लो इसका। इसका नॉर्मल वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी पैरेलल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीस टू, वो आ जाएगा 2 3 4 का क्रॉस विद n1 वेक्टर के, ये परपेंडिकुलर होगा, ये लिख सकते हैं अपन। अब n1 वेक्टर क्या है, वो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हम बोल सकते हैं दिस विल बी पैरेलल टू 2 3 4 का क्रॉस प्रोडक्ट विद 3 4 2 का क्रॉस प्रोडक्ट विद 4 2 3, लिख सकते हैं, ये इसके पैरेलल होगा। सही बात है, मैंने n1 वेक्टर की यहां से इसमें ये वैल्यू जस्ट पुट कर दी। आई जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो इसको आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूले से भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो व्हाट यू कैन डू। तो ये पता लग जाएगा, इसका नॉर्मल वेक्टर पता है। अब मैं नॉर्मल वेक्टर इसका अलग से निकालने के लिए आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व या यू डोंट हैव टू सॉल्व इक्वेशन ऑफ प्लेन, यू जस्ट नीड नॉर्मल वेक्टर। क्योंकि हो सकता है कि वो बोल दे कि ये जो प्लेन है, इस प्लेन का एंगल किसी एक तीसरी लाइन के साथ निकालो। इस प्लेन का अपने को सिर्फ नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो इसका नॉर्मल वेक्टर होगा और तीसरी लाइन का जो वेक्टर होगा उसके बीच के एंगल से हम डिफाइन कर सकते हैं एंगल बिटवीन दिस प्लेन एंड दैट लाइन, और एंगल बिटवीन दिस प्लेन एंड एनी अनदर प्लेन। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, सिर्फ दो ही चीजें दिमाग में रखनी है प्लेन के लिए, यू नीड नॉर्मल वेक्टर एंड ए पॉइंट ऑन द प्लेन, और यू नीड 3 वेक्टर्स इन द प्लेन जिसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 करके आंसर आ जाएगा। और 3 वेक्टर्स इन द प्लेन यू नीड ए पॉइंट ऑन द प्लेन, पॉइंट से आप बनाएंगे जनरल वेक्टर। बाकी दो वेक्टर आपको ऐसे चाहिए जिसके नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर हो, तो वो आप प्लेन में बना लेंगे एंड यू जस्ट राइट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और सॉल्व कर लेंगे। ऐसे कोई भी क्वेश्चन प्लेन का सॉल्व हो जाता है, किसी की भी अगर आपको इक्वेशन निकालनी है कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब जैसे यहाँ लिखा, कैसा भी क्वेश्चन लिखा है, इसमें लिखा प्लेन में एक लाइन है और पैरेलल टू दिस लाइन है, तो मैंने बना लिया प्लेन, प्लेन में ये लाइन है, तो ये बना ली मैंने लाइन। लाइन है मतलब इसका वेक्टर होगा, तो 1 2 3 मैंने बना लिया इसका वेक्टर, तो एक वेक्टर तो प्लेन में अपने को पता लग गया। दूसरी चीज अपने को पता है इस लाइन के ऊपर पॉइंट, वो क्या है 1 2 3, ये बना लिया। तो इससे मैं बना लूंगा एक जनरल वेक्टर, प्लेन पे एक पॉइंट लेके x, y, z। मुझे पता लग गया प्लेन में मिल गए दो वेक्टर। अब अपने को एक वेक्टर और चाहिए, तीसरा बनाएंगे अपन यहां से, ये प्लेन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो अगर मैं ये जो प्लेन है इसकी बात करता हूं, तो ये अपना हो गया प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ये इसका नॉर्मल वेक्टर है। तो नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 1 2 3, ये तो अपने को दिख रहा है। तो मैंने ये बोला जिसके भी ये परपेंडिकुलर दिख रहा है यू मेक दैट वेक्टर इन द प्लेन। अब लाइन तो प्लेन में थी तो अपन ने बना ही लिया। अब अपन बात करते हैं इसकी, प्लेन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो अगर अपनी एक लाइन और है जिसके ये पैरेलल है, तो ये अपन ने बना लिया, ये लाइन इसके पैरेलल। इस लाइन का वेक्टर है 1 1 4, तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, तो आप चाहो तो इसको यहाँ लिख लो परपेंडिकुलर टू 1 1 4। अब ये जो वेक्टर है आप यहाँ भी बना सकते हो प्लेन में 1 1 4, क्योंकि नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है। If we have to find this equation, we will make these three vectors x minus 1, y minus 2, z minus 3, scalar triple product 0. We just made three vectors in the plane. First vector is x minus 1, I cap, y minus 2, and z minus 3 k cap. Second vector is 1 2 3. Third vector is 1 1 4. और आपको सिर्फ इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है 0। और एक बार आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर लेंगे, you will be able to find its equation। फिर आगे क्वेश्चन में जो भी लिखा हो, कहां से पास करता है, उसका किसी से डिस्टेंस निकालो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन यू कैन इजीली सॉल्व। अब अपन देखते हैं ये क्वेश्चन। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है, प्लेन में एक लाइन है, प्लेन किसी के परपेंडिकुलर है, प्लेन की इक्वेशन पे वर्क करना है, यू नो हाउ टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। अब मैं दो तीन क्वेश्चन डिस्कस करता हूं ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड, जैसे पिरामिड हो गया, टेट्राहेड्रन हो गया। इसमें अगर एंगल बिटवीन फेसेस और इस पे इक्वेशन ऑफ द फेस, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक पिरामिड है OPQRS लोकेटेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब है इसके अंदर एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसकी जो भी वर्टिसेस होंगे उसमें एक्स वाई जेड हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। एंड OP एंड OR आर अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। अब ध्यान रखना, पिरामिड जो होते हैं दो शेप के होते हैं जनरली जो एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट इज जिसका बेस रेक्टेंगुलर या स्क्वायर होता है। बेस अगर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर होता है, या जिसका बेस होता है ट्रायंगल। तो जिसका बेस ट्रायंगल होता है वैसे पिरामिड को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रन। दैट पिरामिड इज कॉल्ड टेट्राहेड्रन। और इसके अलावा इन जनरल अगर पिरामिड वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब उसका बेस कैसा होता है, इन जनरल दैट बेस इज रेक्टेंगुलर। ये आइडिया है। तो अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है द बेस ऑफ द पिरामिड इज ए स्क्वायर। देखो दे दिया उसने, तो बेस अगर उसका स्क्वायर है तो आप पिरामिड कैसा बनाएंगे, कुछ इस तरह से। ये बेस है स्क्वायर, देयर इज अनदर पॉइंट अपवर्ड फ्रॉम द प्लेन, जिसको अगर आप इन सबसे ज्वाइन करेंगे तो एक आपका पिरामिड बन जाएगा। दूसरे तरह की शेप होती है, बेस अगर होता है दैट इज ट्रायंगुलर, तो वो टेट्राहेड्रन होता है। तो अब इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में OP एंड OR आर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस।
ओपी के अलॉन्ग और ओआर के अलॉन्ग अपने को दिया हुआ है, दे आर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अगर मैं ओपी बना लेता हूं यहाँ पे ये रहा, तो ये अपना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और ओआर बना लेता हूं ऐसे, तो ये अपना वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये अपने को दिख रहा है ये एक्स वाई प्लेन में ही ये स्क्वायर लाई करता है। पॉइंट ऐसे डायरेक्टली अबाउट मिड पॉइंट ऑफ टी ऑफ डायगोनल ओ क्यू। तो ये जो मिड पॉइंट के जस्ट ऊपर पॉइंट है ये अपने को पता है, सच दैट टी एस इज इक्वल टू 3। तो अब अपने को यहाँ पे निकालना है एक्यूट एंगल बिटवीन ओ क्यू एस। ये क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड एवरीथिंग। तो जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर आता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन अ रेक्टेंगुलर रेगुलर टेट्राहेड्रन आल्सो, कि जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, इफ यू कैन डिफाइन इट्स वर्टिसेस ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर, तो उसमें कैसा भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में जान करके एक्स वाई ये दिया हुआ है, इसकी साइड दी हुई है 3, क्योंकि वी कैन डिफाइन दिस वर्टिसेस। ये 3 आएगा, इसमें y कोऑर्डिनेट 3 होगा बिकॉज़ यू आर मूविंग इन y डायरेक्शन। z सब में 0 रहेगा बिकॉज़ दिस इज एन xy प्लेन। इसका कोऑर्डिनेट होगा x भी 3 होगा और y भी 3 होगा, दिस इज 3,3,0। अब जो t है मिड पॉइंट उसके जस्ट ऊपर है s, तो इस मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ s। सो वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। मिड पॉइंट विल बी 3/2 3/2, 0 बिकॉज़ दिस इज एन xy प्लेन। तो x का कोऑर्डिनेट का हाफ, y के कोऑर्डिनेट का सम का हाफ ये आ जाएगा। अब इसके जस्ट ऊपर जो है वो s है, तो ये जो भी हाइट होगी दैट विल बी दी z कोऑर्डिनेट ऑफ दिस s। x और y तो वही रहेगा, तो ओनली z डायरेक्शन में हमने मूवमेंट किया है। अब इसकी हाइट हमें दी हुई है, ts इज नथिंग बट 3, तो ये जो z कोऑर्डिनेट होगा इसका 3। तो ये सब अपन ने डिफाइन कर लिया। अब आगे क्वेश्चन कैसा भी हो यू कैन इजीली सॉल्व। हमेशा मैंने बोला है अगर एंगल का क्वेश्चन है यू जस्ट हैव टू डिफाइन दोस वेक्टर्स। तो देखो पूछा है एंगल बिटवीन OQ एंड OS, व्हाट इज OQ, यू कैन डिफाइन दिस वेक्टर 3i कैप 3j कैप। तो जैसे अगर मेरे को एंगल लिखना है OQ वेक्टर और OS में, तो मैं OQ वेक्टर लिख सकता हूं 3,3,0। i j के लिखो या 3,3,0 लिखो, एक ही बात। दूसरा है OS, व्हाट इज OS, दिस इज OS। OS इज व्हाट 3/2 3/2 3। अब ध्यान रखना, अब आपको अगर एंगल लिखना है व्हाट यू विल राइट OQ डॉट OS अपॉन मॉड OQ मॉड OS इक्वल टू cos थीटा। दिस इज हाउ यू राइट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है यू हैव टू यूज डॉट प्रोडक्ट, दैट इज द सिंपलेस्ट वे। तो अब यहाँ पे इसको ऐसे लिखने के बजाय मैं OQ वेक्टर को ऐसे लिखूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन कम करनी है। यू ऑलवेज टेक कॉमन एंड रिमूव। इसमें से 3 कॉमन लेके हटाएंगे तो 1/2 1/2 1 आएगा, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ OS वेक्टर को 1, 1, 2, क्योंकि हमें सिर्फ एंगल से मतलब है और कुछ नहीं पूछा। तो अब मैं एंगल इसके बीच में ऐसे लिखूंगा कि OS को तो ऐसे लिखूंगा, OQ को ऐसे लिखूंगा। तो अगर मेरे को इनके बीच का एंगल लिखना है थीटा, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू 1, 1, 0 का डॉट प्रोडक्ट विद 1, 1, 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 1, 1, 0 मैग्नीट्यूड ऑफ 1, 1, 2। So this way calculation is easier। 3/2 3/2 अपॉन में लोगे कैलकुलेशन इज टफर। तो जो पहला पार्ट है उसमें सिर्फ सिग्निफिकेंस यही है। वेक्टर्स में अगर एंगल निकालना है यू कैन टेक एनी डायरेक्शन फॉर रेशियो। तो अगर अपन कॉमन लेके हटा सकते हैं, किसी चीज से मल्टीप्लाई करके उसको सिंपल कर सकते हैं, वी विल डू दैट फर्स्ट। सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग OQS, प्लेन कंटेनिंग OQS, ये रहा OQS, दीज आर द 3 पॉइंट्स जिसकी अपने यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। तो अगर अपना सेकंड पार्ट अगर अपन देखेंगे तो प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए यू जस्ट नीड 3 वेक्टर्स। तो ये अपना OQS। OQ में अपने को O पॉइंट पता है 0, 0, 0। तो अगर अपने को इसकी इक्वेशन लिखनी है वी जस्ट नीड 3 वेक्टर्स। तो पहला वेक्टर तो अपना ये हो जाएगा, पॉइंट O से जनरल वेक्टर बना लेंगे, तो इस पे एक पॉइंट ले लेंगे, तो ये हो गया अपना जनरल वेक्टर x, y, z से ज्वाइन करके। नाउ वी नीड 2 मोर वेक्टर्स। OQ वेक्टर अपने को पता है, अपन लिख सकते हैं 1, 1, 0। तो ये वाला वेक्टर अपन ऐसे लिख लेंगे, इट इज इजियर टू राइट दिस वे। तो हम लिख लेंगे 1, 1, 0। फिर OQS में दूसरा वेक्टर क्या मिल सकता है अपने को OS। तो OS अपने ऑलरेडी लिख लिया, देखो क्वेश्चन में जान करके ऐसे दिया हुआ है ताकि आप सेम चीज वापस यूज कर सके। तो ये मैं यहाँ लिख लूंगा 1, 1, 2। तो ये चीज अब देखो मैंने यहाँ यूज कर ली फिर से। तो अब इसकी इक्वेशन अगर मेरे को लिखनी है तो इसकी इक्वेशन लिखूंगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो आ जाएगा एक्स वाई जेड पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर है 1, 1, 2, तीसरा वेक्टर है 1, 1, 0 इक्वल टू 0। तो ये आ गया अपना सेकंड पार्ट का आंसर। सॉल्व आप करके देख लेना, आंसर आ जाएगा जिसमें मैच करेगा। थर्ड इज परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द प्लेन कंटेनिंग OQS। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P, व्हाट इज योर P, दिस वन। तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन। वो तो सिंपल हो गया, प्लेन की इक्वेशन आ गई, तो आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लिखना है। फोर्थ पार्ट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग RS। RS स्ट्रेट लाइन पे अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, आ गया ये रहा, कहां से, फ्रॉम पॉइंट O। हाँ, तो जो भी RS लाइन है अपना जो फोर्थ पार्ट है उसमें लिखा हुआ है RS एक लाइन है। ऑन दिस यू आर ड्रॉइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन अपना 0, 0, 0 है, एंड वी हैव टू फाइंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के भी आप कर सकते हैं, विदाउट फाइंडिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया।
आई डिस्कस बोथ द मेथड्स, वन इज विद द ट्रायंगल, वन इज विदाउट द ट्रायंगल। तो वो आप लास्ट के वीडियो को या लास्ट लेक्चर को रेफर कर सकते हैं, मैंने डिटेल में डिस्कस किया। सो दिस इज अ सिंपलर क्वेश्चन। सीखने वाली चीज एक तो ये थी, वेक्टर्स आप ऐसे लिखेंगे तो इट बिकम्स इजियर। सेकंड थिंग इज इंपॉर्टेंट इज ज्योमेट्रिकल फिगर ऑलवेज ट्राई टू डिफाइन द वर्टिसेस। इफ यू आर एबल टू डिफाइन द वर्टिसेस यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन फ्रेम किया गया हो एग्जाम। सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन जो आईआईटी के पेपर में आते हैं। अब अपन देखते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रन। रेगुलर टेट्राहेड्रन मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब मैंने तुम्हें बताया था, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन, वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है एंगल बिटवीन टू फेसेस ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन। तो मैंने बोला था जब भी एंगल की बात करता है यू कैन ऑलवेज टेक दीस वर्टिसेस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन। ये जो टेट्राहेड्रन होता है ऐसा होता है, ये रेगुलर है बिकॉज इसकी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल है, ओए, ओसी, ओबी, एबी, एसी सब इक्वल। तो ये रेगुलर है, तो इसमें अपनी साइड √2 होती है। कैसा भी रेगुलर टेट्राहेड्रन हो, इट डजंट मैटर, you have to find the angle between faces, two faces, any two faces, it is not written which two faces। तो अगर अपने को यहाँ पे two faces लिखा हुआ है तो एक फेस ले लेता हूं मैं OAC। ये जो दो फेसेस दिखे हुए, you just define two faces, one is OAC and one is OBC। you'll find the angle between these two faces, that's it। तो अब OAC और OBC के बीच में निकालना है एंगल, तो फेसेस आर नथिंग बट प्लेन्स। तो ये जो प्लेन्स है इसके बीच में एंगल निकालना है। तो प्लेन्स के बीच एंगल निकालने के लिए मैं दोनों के नॉर्मल वेक्टर लिखूंगा, पहले का नॉर्मल वेक्टर, दूसरे का नॉर्मल वेक्टर, बिकॉज वी नो एंगल बिटवीन प्लेन्स इज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर। तो ये जो एंगल है अगर मैं इसको लिख लेता हूं थीटा, तो मैं यहां लिख सकता हूं cos थीटा विल बी इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2। तो अब अपने को n1 n2 डिफाइन करना है। व्हाट इज n1 n2? n1 इज द वेक्टर ऑफ OAC। OAC के लिए आप लिख लो, मैं इस तरह से डायग्राम बना रहा हूं OAC। इफ यू हैव टू डिफाइन इट्स नॉर्मल वेक्टर, तो नॉर्मल वेक्टर जब भी निकालना है यू हैव टू राइट कंडीशन की किसके दो के परपेंडिकुलर है। यू जस्ट हैव टू फाइंड दिस। तो अगर अपने को बोलना है नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, तो नॉर्मल के प्लेन में आप दो वेक्टर निकाल लो। एक वेक्टर है OA, एक वेक्टर अपने को पता है कौन सा है वेक्टर OA, दैट इज 1, 1, 0। दूसरा वेक्टर इज OC, दैट इज 0, 1, 1। तो अपने को पता है ये 1, 1, 0 और 0, 0, 1 के परपेंडिकुलर है। तो आप क्या ले लेंगे, यहाँ पे इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। तो आप इसमें लिख लेंगे n1 वेक्टर, तो आप ऐसे लिख लेंगे। सिमिलर तरह से इफ यू हैव टू राइट n2 वेक्टर, तो OBC के केस में लिख लेंगे। तो n2 वेक्टर तो इसका ही है OBC का। n2 वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा? n2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ये वेक्टर OC। OC क्या है? 0, 1, 1। और ये परपेंडिकुलर है OB, दैट इज 1, 0, 0। आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो n2 वेक्टर आ जाएगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो n1 वेक्टर आ जाएगा। देन यू कैन फाइंड द एंगल। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू कैन इजीली सॉल्व इट बाय टेकिंग दीस वर्टिसेस ऑफ ए टेट्राहेड्रन, अगर रेगुलर है तो। अब अगर हमें यहाँ पे इसी क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना होता तो हम एक जनरल टेट्राहेड्रन ऐसे बना, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। और रेगुलर टेट्राहेड्रन है नहीं है तो अपने को मैंने तुम्हें बताया था वो सब लिखना पड़ेगा कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर सी। तो उस तरह से ऑब्जेक्टिव में करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंगल्स निकालने हैं। यू कैन टेक एनी रेगुलर टेट्राहेड्रन, सब में सेम एंगल होता है, कोई फर्क नहीं होता। सिर्फ अगर उसकी लेंथ बड़ी कर देते हैं साइड्स की तो वेक्टर के यूनिट मैग्नीट्यूड और वो सब चेंज हो जाता है। नहीं तो ऐसे आप लिख सकते हैं, बट ये भी ध्यान रखो कि ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसके बीच में एंगल, बी और सी के बीच में एंगल, और सी और ए के बीच में एंगल, ये कितना होता है 60 डिग्री। अपन ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। दिस इज अनदर वे टू राइट। तो अगर आपको कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसमें इस तरह से कुछ डिफाइंड है तो आप लिख सकते हैं। तो अगर मेरे को सपोज लिखना होता OAC और OBC के बीच का एंगल, तो OAC में मैं अगर n1 वेक्टर लिखता तो मैं वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के टर्म्स में कैसे लिख सकता था? दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर सी। सो OAC अगर मैं लिखता तो OAC का नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। तो उसके हिसाब से मैं नॉर्मल वेक्टर 1 लिख सकता था A क्रॉस C। ऐसे मैं लिख सकता हूँ A क्रॉस C रिप्रेजेंट्स दिस फेस नॉर्मल वेक्टर। एंड OBC अगर मैं लिखता तो मेरा ये B है और ये वेक्टर C है। तो अगर n2 वेक्टर यहाँ पे मैं ऐसे लिखता तो मैं इसको ऐसे लिखता n2 वेक्टर इज नथिंग बट B क्रॉस C। तो अगर मेरे को यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर्स या फेसेस लिखना होता cos की, तो मैं ऐसे लिखता, वो आ जाता A क्रॉस C डॉट प्रोडक्ट विद B क्रॉस C अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस C मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस C। हम इसको ऐसे करके सॉल्व कर लेते हैं। अब मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस C कैसे निकालते हैं आपको पता है, मॉड A मॉड B इक्वल है कि विच एंगल 60 डिग्री है, बिकॉज़ ऑल आर इक्विलेटरल फेसेस। तो ये तो अपन सॉल्व कर लेते हैं। और A क्रॉस C का अगर मैं लेता डॉट विद B क्रॉस C, तो अब अपने को ये डिफाइन करने में दिक्कत यहाँ पे हो जाती है, तो वहां पे अपने को प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हम क्या है इस तरह से कर सकते हैं, बिकम्स ईजियर। अब अगर हम बोलते हैं कि इसको अगर अपने को सिंप्लीफाई करना है तो अपन इसको कैसे करते हैं? तो ये देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, A क्रॉस C डॉट विद B क्रॉस C।
व्हाट आई कैन डू इज ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसे लिखा है, तो अगर इसको वेक्टर ए मान लेते हैं, इसका डॉट में बी क्रॉस सी है, तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज ए क्रॉस सी का पहले क्रॉस ले लूं बी के साथ में और फिर मैं डॉट ले लूं सी के साथ में। ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ। सिंप्लीफाई करना था, आई वुड हैव सिंप्लीफाइड यूजिंग दिस। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा है, यू कैन सिंप्लीफाई लाइक दिस। फिर आप लगाएंगे यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला, क्योंकि ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इससे जो आंसर आएगा फिर उसका डॉट प्रोडक्ट यू कैन टेक विद सी, क्योंकि अपने को एंगल पता है। बट दैट इज ए लेंथी प्रोसेस। अगर एग्जाम में रेगुलर का क्वेश्चन आता है, यू कैन ऑलवेज सॉल्व लाइक दिस। दिस इज एंगल बिटवीन टू फेसेस। सिमिलर तरह से रेगुलर टेट्राहेड्रन में आ सकता है, एंगल बिटवीन एनी एज एंड फेसेस नॉट कंटेनिंग दैट एज। तो यहाँ पे अगर मैं एक फेस मान लेता हूँ, ये दैट इज ओ बी सी। तो अगर मैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ए फेस, लेट मी टेक फेस ओ ए बी ले लेता हूँ। सपोज दिस इज द फेस ओ ए बी, जैसे मैंने पीछे डिफाइन किया था। तो ओ ए बी का नॉर्मल वेक्टर 1 वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड। और अब बात कर रहा है एज। तो व्हाट इज द एज यू कैन टेक। अब हमें एक ऐसी एज लेनी है जो ओ ए बी प्लेन में नहीं है। ओ ए बी के प्लेन में नहीं होनी चाहिए, तो ओ सी ओ बी और बी सी तो प्लेन में है। यू कैन टेक एनी एज, आई विल टेक ओ ए, दिस इज योर एज। तो हमें इस लाइन और इस प्लेन के बीच का एंगल निकालना। सो दिस इज अ लाइन, दिस इज अ प्लेन। तो अगर मैं इसके एंगल के बीच को बोल देता हूँ थीटा, तो आई कैन राइट इट एज साइन थीटा। तुम्हें पता होगा लाइन और प्लेन के बीच का एंगल ऐसे डिफाइन किया जाता है, साइन थीटा विल बी इक्वल टू ओ ए वेक्टर डॉट विद n1 वेक्टर अपॉन, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा आता है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर, और आएगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। इस तरह से हम उसके बीच में एंगल करते हैं यहाँ पे डिफाइन ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन। तो उससे आपका ये आंसर आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू कुछ आ जाएगी, उससे आप cos थीटा निकाल सकते हैं। इस तरह से मेरे हिसाब से इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। दिस इज द वे टू सॉल्व। एच इज ए लाइन और फेस इज ए प्लेन। और इस तरह से करोगे तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगी, अपने को समझ में आ गया था पहले ही। तो रेगुलर के केस में आप इस तरह से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, इस पे क्वेश्चन काफी कॉमन एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं। एंड फैमिली ऑफ प्लेन्स इज द कांसेप्ट दैट वी यूज इन डिटरमिनेंट्स आल्सो। तो डिटरमिनेंट्स में भी इसका यूज आता है, दैट इज व्हाई इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, इफ देयर आर टू प्लेन्स P1 एंड P2, देयर इज अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीस टू प्लेन्स, और देयर इज अ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट वाली जो लाइन है उससे पास करने वाला प्लेन, दिस इज योर प्लेन P3। If you have to define its equation, हम लिख सकते हैं P3 equal to P1 plus lambda P2। ये सबको पता होगा, this is the equation which we'll write। तो क्वेश्चन में लिखते हैं plane passing through intersection point of two planes, plane passing through line of intersection of two planes, it means the same thing। You have to use this equation। तो जैसे यहाँ पे illustration है, the plane P ये है अपना, it is rotated by an angle of 90 degree about its line of intersection with the plane। तो अब इसमें यहाँ पे देखो, प्लेन को रोटेट किया है, you will get a new plane। So if this is your plane P1 and this is your plane P2, ये अपने को लिखा, तो P1 and P2 and you have rotated plane P1 about line of intersection with this plane। तो ये प्लेन P1 है, ये प्लेन P2 है। प्लेन P1 you have rotated, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। So we have rotated this, इसको अपन ने रोटेट किया किसी डायरेक्शन में इस तरह से कि जब हमने इसको रोटेट किया, you will get a new plane and that plane we have defined as P3। तो ये जो है ये अपना प्लेन P3 है, ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया। बट प्लेन P3 में क्या है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट प्लेन बिकॉज़ वी हैव रोटेटेड इट बाय 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये है कि जब हमने रोटेट किया तो ये वाला जो एंगल है वी हैव डिफाइंड इट एज 90 डिग्री। इन दिस डायग्राम हमने इस तरह से इसको रोटेट किया, या फिर यहाँ मत बनाओ, यहाँ लिख लेते हैं कि ये अपन ने 90 डिग्री से रोटेट किया। तो अगर अपने को प्लेन P3 की इक्वेशन लिखनी है, वी कैन राइट इट एज P1 plus lambda P2 equal to 0। दिस विल बी द प्लेन बिकॉज़ ये इंटरसेक्शन पॉइंट से तो पास हो ही रहा है और P1 को ही रोटेट किया गया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, तो P1 अपना ये आ जाएगा XYZ कोफिशिएंट एक साइड, XYZ कोफिशिएंट एक साइड, यहाँ पे लिखेंगे XYZ के कोफिशिएंट्स जनरेट करके लैम्डा की टर्म्स में आप ऐसा लिख सकते हैं। अब प्लेन P3 जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन P1। हम यही कंडीशन लगाएंगे, दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन P1 क्योंकि उसी के अबाउट हमने रोटेट किया है। तो जो प्लेन P3 का नॉर्मल वेक्टर है, इसका नॉर्मल वेक्टर अपन लिख सकते हैं N3। XYZ के कोफिशिएंट से लिखेंगे 1 2 प्लस लैम्डा, Z का कोफिशिएंट इज -2 लैम्डा। प्लेन P1 का नॉर्मल वेक्टर क्या है अपने को पता है, 1 1 0, 1 i कैप 1 j कैप 0 k कैप। तो अब अपन यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे सिंपली N3 वेक्टर डॉट N1 वेक्टर इज इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट सिंपली 0 कर देंगे, तो यू कैन फाइंड लैम्डा। एंड वंस यू नो द वैल्यू ऑफ लैम्डा, जस्ट पुट द लैम्डा हियर और यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन P3। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, जनरली क्या होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, बट डायरेक्ट क्वेश्चन इज इट्स इजियर क्वेश्चन। तो कभी भी ध्यान रखेंगे, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू प्लेन्स, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, इट मींस द सेम थिंग। फिर आपको जो इक्वेशन लिखते हैं उसके बाद में यू जस्ट फाइंड द कंडीशन, इफ इट इज पैरेलल टू सम अदर प्लेन, इफ इट इज पैरेलल टू सम अदर लाइन, दीज आर द कंडीशंस व्हिच कैन बी गिवन। उसके बेसिस पे यू डिफाइन लैम्डा, and it is passing through a given point, on that basis also we define lambda।
हाँ वैभव बोलो। सर P1 के परपेंडिकुलर होगा ना रिक्वायर्ड? अब मैंने कुछ गलत लिख दिया, P1 के ही परपेंडिकुलर होगा। यस, मैंने वही लिखा है ना, कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? 120 होगा ना परपेंडिकुलर? अच्छा 120, सॉरी मैंने 110 लिख दिया। अभी ठीक है। यस सर। तो एक ये है यहाँ पे इस तरह से, दिस इज द बेसिक इलस्ट्रेशन, बट दिस इज ए कॉमन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जाम में वो बना लेते हैं। अब अपन यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है these three planes are given P1 P2 P3 if the planes P1 P2 and P3 passes through a straight line। ये तीनों प्लेन्स जो है एक स्ट्रेट लाइन से पास करते हैं, इसका मतलब P3 is nothing but P1 plus lambda P2। यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं। अब अपने को ये कंडीशन बतानी है कि A B C में क्या कंडीशन होगी। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है कि ये जिस भी स्ट्रेट लाइन से ये पास करते हैं, इसका मतलब, इसको मैं वापस डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में डिटरमिनेंट्स में। इफ द थ्री प्लेन्स पासेस थ्रू एन इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसमें एक लाइन रिप्रेजेंट करती है, इट मींस देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ दीस थ्री प्लेन्स। तो जो हम कंडीशन पढ़ते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की इन डिटरमिनेंट्स, यू कैन अप्लाई दैट कंडीशन टू सॉल्व दैट देयर आर थ्री homogeneous equations, we have to apply the condition of infinite solution। तो we apply the condition as determinant d equal to 0। अपन ये कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के हिसाब से अगर हम इसको सोचेंगे तो डिटरमिनेंट्स में हम पढ़ते हैं होमोजीनियस में क्रेमर्स रूल से, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस है, तो क्रेमर्स रूल से हम बोलते हैं इनफाइनाइट रूल की कंडीशन है डिटरमिनेंट d is equal to 0। तो व्हाट इज डिटरमिनेंट d? कोएफिशिएंट ऑफ x y z से 1c minus b minus c minus 1 and a, third is minus b minus a and 1। So you will just solve this determinant, you will equate this to 0, you can find the condition ABC में आपकी क्या कंडीशन आएगी। This is using determinant, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन होती है थ्री वेरिएबल्स x y z में, that is a linear equation and that is also the equation linear equation in three variable which we study in determinants। तो दोनों को मिक्स करके भी एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा जाता है, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। तो उसमें वो प्लेन वर्ड भी यूज कर सकता है, लीनियर इक्वेशन भी यूज कर सकता है, प्लेन पासिंग थ्रू ए स्ट्रेट लाइन भी लिख सकता है। इट कैन बी रिटन दैट दीस थ्री इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, समथिंग लाइक दैट। अब अगर हम इसको 3D ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो 3D ज्योमेट्री क्या बोलता है? 3D ज्योमेट्री व्हाट इट सेज, इस प्लेन का अगर नॉर्मल वेक्टर हम लिख लेते हैं n1 वेक्टर, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लिख लेते हैं हम n2 वेक्टर। तो अपन ये जो लाइन है इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, इसका अपन नॉर्मल वेक्टर लिख सकते हैं। व्हाट इज दिस नॉर्मल वेक्टर? इसका नॉर्मल वेक्टर लिख सकते हैं हम n1 क्रॉस विद n2, लिख सकते हैं। इसको मैं n1 वेक्टर ऐसे लिख लेता हूं। सो दिस वी कैन राइट इट एज n1 वेक्टर क्रॉस n2। ये अपन क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज दिस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन इज इन प्लेन P1। तो अगर कोई भी लाइन प्लेन में होती है, दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू इट्स नॉर्मल वेक्टर। तो ये जो लाइन है ये नॉर्मल वेक्टर 1 के परपेंडिकुलर है, ये अपने को पता है। एंड दिस लाइन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर 2 बिकॉज व्हाई, क्योंकि प्लेन P2 का नॉर्मल वेक्टर है यहाँ पे n2, तो इसके भी परपेंडिकुलर होगी क्योंकि यहाँ पे ये लाइन जो है इस प्लेन में भी है। अब अपने इस प्लेन P3 की बात करते हैं, तो अगर इसका मैंने नॉर्मल वेक्टर लिखा n3, दिस इज योर नॉर्मल वेक्टर ऑफ दिस प्लेन। तो ये जो n3 वेक्टर है इसके भी परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि n1 क्रॉस n2 वेक्टर इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन। तो अपन ये कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे दैट n1 क्रॉस n2 वो है यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू n3। तो यहां से भी आपकी वही कंडीशन आती है। कंडीशन क्या आएगी यहाँ पे? अपन लिख सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ n1 वेक्टर, n2 वेक्टर एंड n3 वेक्टर, दिस इज नथिंग बट 0। और अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तीनों वेक्टर का 0 करोगे, व्हाट यू डू, यू कैन राइट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि अगर इसके परपेंडिकुलर है वी कैन राइट इट एज n1 क्रॉस n2 डॉट n3 इक्वल टू 0, उसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही होता है। तो अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखोगे तो आपका यहाँ पे यही आंसर आएगा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x y z से जो डिटरमिनेंट बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 0। वही तो होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, i कैप j कैप k कैप के कोएफिशिएंट। तो दीस टू कॉन्सेप्ट्स आर इंटर रिलेटेड। हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन डिस्कस करी, वी विल डिस्कस मोर कंडीशंस इन डिटरमिनेंट्स पार्ट आल्सो, जब हम इसको वापस यहाँ पे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो ये अपना यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। तो अपनी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ देव बोलो। सर वो स्ट्रेट लाइन से पास कर रहे थे प्लेन्स, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे हुआ? क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब होता है दैट दीस थ्री इक्वेशंस इफ यू विल सॉल्व यू विल गेट इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x, y, z। ये जो ट्रिपलेट है इसकी इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी।
सॉल्यूशन का मतलब होता है इफ यू आर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस यू आर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो एक एक्स वाई जेड की जो कॉम्बिनेशन होगा दैट इज वन सॉल्यूशन। अगर अपने को दिख रहा है इफ दीज टू आर पासिंग थ्रू ए लाइन, तो यहाँ पे इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन पॉइंट बहुत सारे हैं, बिकॉज ऑन ए लाइन देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स के जो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट का कॉम्बिनेशन होगा दैट इज बेसिकली इनफाइनाइट वैल्यूज। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर दो प्लेन एक ही पॉइंट से पास करते हैं इट मींस देयर इज वन इंटरसेक्शन पॉइंट। वन इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा हो सकता है बट इस केस में नहीं है कि सपोज एक ये प्लेन है और मान लो एक और कोई और प्लेन है जो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, जैसे सपोज ये, तो इनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसको बोलेंगे सिंगल इंटरसेक्शन पॉइंट। लेकिन अगर ये दो प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, यू कैन ऑलवेज जॉइन देम टू फाइंड ए लाइन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? सर एक लाइन के लिए मतलब इनफिनिट सॉल्यूशन हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। अभी हम उसी लाइन को डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो इसी लाइन की बात करते हैं। तो लाइन की इक्वेशंस को एक हम लिखते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। व्हाट इज सिमेट्रिकल फॉर्म? x - x1 अपॉन a इक्वल टू y - y1 अपॉन b इक्वल टू z - z1 अपॉन c। दिस इज सिमेट्रिकल बिकॉज़ यू कैन सी इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जैसा है वैसे ही राइट में है, y में वैसा ही y में है, वैसा ही z में। तो उसको सिमेट्रिकल फॉर्म बोलते हैं बिकॉज़ वो सिमेट्रिकल दिखती है, सेम तरह से सबकी इक्वेशन लिखी गई है x, y और z। सेकंड फॉर्म इज कॉल्ड द अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन। सो दिस इज द लाइन व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो वो इक्वेशन लाइन की कुछ इस तरह से लिख देता है कि वो लिख देगा प्लेन, एक प्लेन की इक्वेशन इक्वल टू 0 इक्वल टू एक और प्लेन की इक्वेशन। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए लाइन। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो प्लेन्स जब भी होंगे वो हमेशा इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ही कट करेंगे। तो मैंने पहले डायग्राम बनाया था दो प्लेन्स का एक पॉइंट से, वो एक्चुअली में दो प्लेन्स के लिए पॉसिबल नहीं है। व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल? बिकॉज इफ दिस इज ए प्लेन, प्लेन को हमेशा यू ट्रीट इट एज ए पीस ऑफ पेपर। तो आप क्या करो, कोई भी दो पीस ऑफ पेपर ले लो हाथ में और उनको इंटरसेक्ट कराने की कोशिश करो। तो अब आप बोलोगे सर एक तो मैंने ये ले लिया और एक अपन ने कुछ ऐसा टेढ़ा ले लिया, सपोज दिस इज द मोबाइल आई एम टेकिंग, एक मैंने ऐसे ले लिया। अब आप बोलेंगे सर एक ही पॉइंट, आप बोलेंगे सर ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अपने को दिखा ये पॉइंट। लेकिन आप उस पॉइंट को मत सोचो, आप उस प्लेन जो है प्लेन उसको एक्सटेंड करो, क्योंकि प्लेन जो है वो पूरा होता है। हम बनाते इतना ही है, इतना मोबाइल जितना प्लेन नहीं है, पूरा पीस ऑफ पेपर जो है वो आपका प्लेन। तो अगर आप उसको एक्सटेंड करेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला जो डायग्राम बनाया, तो ये अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया इसी प्लेन में, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा दिस इज द प्लेन, इसको यूं एक्सटेंड कर दो, इसको यूं एक्सटेंड कर दो, पूरा प्लेन ही है ये। और ये जो दूसरा है, अगर ये इसके परपेंडिकुलर ऐसा कुछ है, तो उसके केस में अगर आप देखेंगे तो आपने एक पीस ऑफ पेपर ऐसे लिया, एक पीस ऑफ पेपर ऐसा है, एक पीस ऑफ पेपर ऐसा है, वो हमेशा इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ही कट करेंगे। दो प्लेन्स हमेशा इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ही कट करते हैं। तीन प्लेन्स जो होते हैं दे में कट एट ए सिंगल पॉइंट। तीनों प्लेन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट एक सिंगल पॉइंट हो सकता है। तीनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब होता है दो प्लेन जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसमें से जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें से कौन सा पॉइंट जो है तीसरे प्लेन पे भी लाया करता है। तो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे डिटरमिनेंट्स में, जब हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। So this is talking about two planes. So if I will write the equation of two planes as this equal to 0 equal to this. एग्जाम में ऐसे भी लिख लेता है, और it writes the equation a1x b1y c1z plus d equal to a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0. It means it is talking about line of intersection of these two planes. If की बात कर रहा है। क्वेश्चन में line of intersection of planes वर्ड हो सकता है यूज ना करे, वो बोल सकता है the equation of line is given by this. ऐसा भी लिख सकता है, it means the same thing. But अब इस लाइन की क्या कंडीशन होती है? This line vector is nothing but line is plane p1. तो लाइन जो है n2 वेक्टर के परपेंडिकुलर है और लाइन जो है n1 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। तो जो लाइन होगी इनके क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होगी, तो ये n1 क्रॉस n2 वेक्टर से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होता है, ऐसे जब भी इक्वेशन दी हुई होती है तो उस लाइन की इक्वेशन को अपने को हो सकता है निकालना पड़े। हो सकता है आपसे पूछ ले लाइन की इक्वेशन क्या है, और व्हाट इट कैन आस्क इज कि वो जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट से निकाल, उस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट किसी दूसरी लाइन से निकाल, उस लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी दूसरी लाइन से निकालो। इस तरह से वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। दोज आर द डिफरेंट वेज जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जा सकता है विद दिस लाइन। तो अब अपन क्या करते हैं, उस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? उसके लिए यहाँ पे वी कैन फाइंड इट्स डायरेक्शन वेक्टर व्हिच विल बी पैरेलल टू n1 क्रॉस n2। तो ये अपना n1 वेक्टर है और ये अपना n2 वेक्टर। वी कैन ऑलवेज फाइंड इट्स क्रॉस प्रोडक्ट। इफ यू विल फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट यू विल फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो आप निकालेंगे, ये आ जाएगा। नाउ वी नीड ए पॉइंट ऑन द लाइन, क्योंकि लाइन की इक्वेशन के लिए अपने को दो चीजें चाहिए, उसकी डायरेक्शन एंड पॉइंट। प्लेन की इक्वेशन के लिए पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर। तो अगर मेरे को पॉइंट चाहिए लाइन पे, अब अपने को पता है ये जो लाइन है इस पे क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट्स। सही बात है, तो लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो अब अपन ये पॉइंट्स निकालेंगे, कौन सा पॉइंट चाहिए अपने। यहीं पे क्या होता है एग्जाम में, अपन इस चीज को कैसे निकालते हैं? तो व्हाट वी डू इज वी विल फाइंड दीज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू प्लेन्स, क्योंकि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही इस लाइन पे होगा। तो ये जो प्लेन्स की इक्वेशन है ये आएगी 3x - y + z। मैं x y z में लिख देता हूँ r को, x i कैप y j कैप एंड z k कैप की फॉर्म में लिख के।
तो जो प्लेन P1 है उसकी इक्वेशन मैं x y z में लिखूंगा तो लिखूंगा 3x minus y plus z equal to 1 and we will also write plane P2 equation. P2 की इक्वेशन लिखेंगे अगर अपन x y z में that we can write x plus 4y minus 2z equal to 2. अब ये जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं ये इन्हीं दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाले पॉइंट्स हैं, यही यहाँ पे पॉइंट्स की बात हो रही है। बट अपने को यहाँ पे चाहिए सिंगल पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी वन पॉइंट। इस पे अपने को अगर एनी वन पॉइंट चाहिए तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर अपने को इन दोनों को सॉल्व करना है, इट मींस वी हैव टू फाइंड एक्स वाई जेड। नाउ इफ यू विल सी देयर आर 3 वेरिएबल्स बट 2 इक्वेशंस, तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू सॉल्व नहीं कर सकते। आइदर यू कैन फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, वाई इन टर्म्स ऑफ जेड और जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स। ऐसे हम उसको एक दूसरे के टर्म्स में निकाल सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज वेरिएबल्स आर मोर, इक्वेशंस आर लेस। तो इसके लिए अपन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से हम एक पॉइंट लेते हैं कोई सा भी लाइन के ऊपर, तो अपन ले लेते हैं उसके लिए z की वैल्यू 0। अब यहीं पे सबसे बड़ा डाउट होता है कि सर हम z को 0 को लेते हैं। डजंट मैटर तुम z को 0 लो, यू कैन टेक z इक्वल टू 1 आल्सो, इट डजंट मैटर, यू कैन टेक z इक्वल टू 2। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू प्लेन्स जहां पे z की वैल्यू 0 है या z की वैल्यू 1 है। वी हैव टू जस्ट फिक्स वन वैल्यू, आइदर x आइदर y और आइदर z, इन दोनों प्लेन्स के ऊपर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इंटरसेक्शन पॉइंट। तो उसके लिए मैंने z इक्वल टू 0 फिक्स कर दिया। You can fix the value x equal to 0, find y and z. You can fix y equal to 0, find x and z. Because two equation, two variable ही solve कर सकते हैं। अगर मैं z को fix कर दिया तो मेरी इक्वेशन सब ऐसे बन जाएगी 3x minus y equal to 1 and x plus 4y equal to 2. These two we can solve. We can find x and y. तो अगर आप x और y निकालेंगे तो x निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 x equal to 6, तो x आ जाएगा 6 by 13 और y आ जाएगा कितना, अब यहाँ एक्सपोर्ट कर देंगे तो 12 by 13 माइनस 1 by, तो y आ जाएगा माइनस 1 by 13, ये आ जाएगा आपका पॉइंट सपोज, ठीक है। तो ये z इक्वल टू 0 के लिए अपना x y z ये आ गया। अब होता क्या है कि जो आपको ऑप्शंस में दिया होता है अपन उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। अब अगर आपको ऑप्शन में दे दी लाइन की इक्वेशन इस तरह से कि एक लाइन की इक्वेशन आपको ऐसे दी हुई है, कैसी इक्वेशन, x जो लाइन है उसकी इक्वेशन आपको ऑप्शन में ऐसे दी हुई है, x माइनस, इसका डायरेक्शन रेशियो तो पता है -2 -7 13, तो यहाँ -2 लिखा हुआ है सपोज, यहाँ 7 लिखा हुआ है, यहाँ 13 लिखा हुआ है, दिस इज सिमेट्रिकल फॉर्म। अब यहाँ पे अगर सपोज आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है x माइनस, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पे मैंने z माइनस 0 लिया तो यहाँ पे ये z अपॉन 13 लिख सकता है ऑप्शन में, और x की जगह फिर वो लिख देगा यहाँ पे 6 by 13 और y की जगह लिख देगा प्लस 1 by 13। अगर आपको ये इक्वेशन निकालनी है और ऑप्शन में चेक करना है व्हाट इज द इक्वेशन, सो वी फाइंड दैट इक्वेशन बेस्ड ऑन द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन में क्योंकि कोऑर्डिनेट उसके ऊपर z का 0 लिया है, सो विल टेक 0 एंड सॉल्व। अगर मान लो ऑप्शन ऐसा होता x अपॉन x माइनस 0 अपॉन -2, तो हम x कोऑर्डिनेट 0 ले लेते हैं और y और z को सॉल्व करते हैं। आपका क्या आता है उस लाइन के ऊपर, जो भी ऑप्शन दिया उसके हिसाब से सॉल्व करना होता है। पहली चीज तो ये, अगर ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा है यू हैव टू फाइंड दैट लाइन, इफ इट इज नॉट रिटन यू हैव टू फाइंड दैट लाइन गिवन ऑप्शन के हिसाब से। तो जनरली व्हाट वी डू इज वी विल पुट दैट वन वेरिएबल 0, कोई भी एक 0 पुट कर सकते हो x y z में से, कोई भी एक 1 भी पुट कर सकते हो, इज नो प्रॉब्लम, और उसके बेसिस पे हम बाकी दोनों वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। जनरली हम अवॉइड करते हैं कि फ्रैक्शन में आंसर नहीं है, दैट्स और कुछ नहीं है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाता है, जैसे अगर मेरे को दिख रहा है कि मैं z को 2 पुट कर दूं तो x और y में एक रिलेशन आ जाएगा डायरेक्ट, z को 1 पुट कर दूं तो y इक्वल टू 3x आ जाएगा, एंड इफ आई विल पुट z इक्वल टू 1 हियर एंड y इक्वल टू 3x हियर, यू कैन इजीली सॉल्व दीस टू इक्वेशंस, क्योंकि एक तो 1 1 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 3x, y को 3x यहां पुट कर देंगे, z को यहां पे 1 पुट कर देंगे, x आ जाएगा। तो यू कैन फाइंड दैट पॉइंट इजीली, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, यू जस्ट नीड अ पॉइंट एंड यू जस्ट नीड अ वेक्टर। अब हम यहाँ पे इस पे डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द प्लेन। इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू दिस, तो अब देखो लाइन की इक्वेशन निकालें, दिस इज योर लाइन। तो जो लाइन है, जैसे मैंने प्लेन के लिए बोला, प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए यू जस्ट मेक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए यू जस्ट नीड द डायरेक्शन वेक्टर। तो लाइन का जो वेक्टर है, अगर मैं उसको बोल देता हूँ वेक्टर बी, और इस पे एक पॉइंट अपने को पता ही है, पॉइंट क्या है 2 1 एंड -2 -1 एंड 1। अगर अपने को लाइन का वेक्टर चाहिए तो वेक्टर जब भी निकालना होता है यू जस्ट हैव टू राइट कि ये किसके किसके परपेंडिकुलर है। जनरली ऐसे होगा, इसको अगर 2 के परपेंडिकुलर पता लग जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट से, यू कैन फाइंड इट्स वेक्टर। ये लाइन लिखी हुई है पैरेलल टू द प्लेन, जो प्लेन है ये उसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के ये, इसके अगर पैरेलल है लाइन तो नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। तो पहला वेक्टर तो अपने को पता लग गया 4 1 एंड 2, 4 1 एंड 1 इसके ये परपेंडिकुलर होगी। दूसरा वेक्टर क्या लिखा हुआ है, ये जो लाइन है ये इसके भी परपेंडिकुलर। अब ध्यान रखेंगे दिस इज आल्सो ए लाइन, क्योंकि दो प्लेन्स की इक्वेशन को लिखा हुआ है, दिस इज आल्सो ए लाइन। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो अब इस लाइन के ये क्या है, परपेंडिकुलर है।
तो अब मेरे को इस लाइन का वेक्टर लिखना है। अब इस लाइन का वेक्टर अपन कैसे लिखेंगे? तो अगर मेरे को इसका लाइन का वेक्टर लिखना है, मुझे पता है ये लाइन कौन सी लाइन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग टू प्लेन्स, सो इट इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। तो अगर इस लाइन का वेक्टर लिखना है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स क्या होता है? दोनों पैरेलल के नॉर्मल का क्रॉस। तो इसका नॉर्मल है 2 1 0 और इसका नॉर्मल है 1 -1 एंड 1। और अगर आप इनका क्रॉस लेंगे, ये जो है इसके पैरेलल होगी, तो वेक्टर भी इसके भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर भी इसके भी परपेंडिकुलर है। तो अगर अपने को यहाँ वेक्टर बी लिखना है तो वी कैन राइट वेक्टर बी इज पैरेलल टू 4 1 1 क्रॉस प्रोडक्ट विद these two vectors, that is 2 1 0 and 1 -1 1। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्मूला, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो गया ये, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। नहीं तो यू कैन सॉल्व इट यूजिंग कि पहले आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें आईजेके में, फिर उससे जो आंसर आएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट इसमें निकालें। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो आईजेके में निकालेंगे उसमें से कोशिश हो सके कॉमन लेने की, तो बाहर निकाल के टर्म्स को छोटा कर लेना पहले, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। या फिर आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से निकाल सकते हो। एंड इफ यू नो दिस वेक्टर, यू नो द पॉइंट, यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक तो इस तरह से यूज किया हमने लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स का। तो जब भी अपने को वेक्टर निकालना होता है, जनरली हम कोशिश करते हैं, देखते हैं वो किसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर वो वेक्टर किसी के पैरेलल हो जाएगा तो डायरेक्टली वेक्टर अपने को पता है, परपेंडिकुलर में ही अपने को क्रॉस प्रोडक्ट से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, इसके बीच और इसके बीच का एंगल। तो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है? तो पहले लाइन के डायरेक्शन वेक्टर लिख लो। तो पहले लाइन का अगर डायरेक्शन वेक्टर लिखूंगा b1 वेक्टर से, तो इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा? दोनों प्लेन्स के नॉर्मल का क्रॉस। इसका नॉर्मल है 1 -3 और 0, उसका नॉर्मल होगा 1 -3 0 का क्रॉस प्रोडक्ट इस इसके नॉर्मल से, इसमें x का कोएफिशिएंट 0 है तो 0 4 -1, इसके क्रॉस प्रोडक्ट के ये पैरेलल होगा। दूसरी लाइन की अगर मैं बात करता हूं b2 वेक्टर, इसका नॉर्मल हो जाएगा दैट इज 1 1 1 3 एंड 0 क्रॉस प्रोडक्ट विद यहाँ पे जो है 0 2 एंड -1। तो अब अपने को दोनों का वेक्टर पता है, तो अगर अपने को एंगल लिखना है, वी जस्ट हैव टू यूज द फॉर्मूला cos थीटा विल बिकम b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। सिंपल। अपन सिंपली इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन व्हिच वी कैन डू टू सॉल्व। तो इस अपना cos थीटा आ जाएगा, अपन सॉल्व कर लेंगे। अब इसका क्रॉस और इसका क्रॉस तो तुम निकाल नहीं सकते हो। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो अपने को इससे कंफ्यूज नहीं होता ना, ये दोनों प्लेन की इक्वेशंस को सेपरेट करके भी लिख सकता है कि दिस इज द लाइन, तो ऐसे भी उसको लिखा जा सकता है। ये चीज अपन ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है ये, तो ये अपना फैमिली ऑफ प्लेन्स का मेजर बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है। अपने को लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स कैसे निकालनी है ये क्लियर है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो 3D ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं। अभी पिछले कॉन्सेप्ट में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। अब अपना यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि अपने को प्रोजेक्शन निकालना है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स ऑन द प्लेन x + y + z = 7। ये x + y नहीं है, x - y है क्वेश्चन। अपने को इस पे प्रोजेक्शन निकालना है एक लाइन सेगमेंट का। तो अब यहाँ पे मैं बताऊंगा इफ वी हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑन दिस और इफ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन। दोनों के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन का बेसिकली मतलब होता है इफ यू विल ड्रॉ द लाइट ऑन दिस लाइन, आप इसके ऊपर से लाइट डालोगे या ऊपर से सनलाइट आ रही है तो इसकी जो शेडो बनेगी यहाँ पे इस प्लेन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन। तो अगर अपने को इसकी लेंथ का प्रोजेक्शन यहाँ पे निकालना है, इट मींस ये जो है इसके ऊपर शेडो डालोगे, ये जहां पे शेडो पॉइंट्स में मीट करेगी प्लेन पे, उनके बीच का डिस्टेंस। तो these two points are lying on this plane, we have to find this length। अब इस लेंथ को अपन कैसे सॉल्व करते हैं? Now we are drawing the light perpendicular to the plane, क्योंकि अपन को ऊपर से इस पे लाइट डाल रहे हैं, राइट? तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे इस लेंथ को निकालने के लिए, इसमें से यहाँ पे I will draw this line parallel to the plane। मैंने इसकी एक पैरेलल लाइन बना। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ये बोल सकता हूँ दिस इज ऑल्सो दिस लाइन, दिस इज ऑल्सो दिस लाइन। तो ये एक्चुअली में 3D में डायग्राम होना चाहिए था, तो ये लाइन कुछ ऐसे टेढ़ी में बनाता, इस तरह से, ऐसे कुछ होती, समथिंग लाइक दिस, ऐसी लाइन बना। तो अब ये जो लाइन है पैरेलल टू द प्लेन है, ये ऑलरेडी है पैरेलल टू द प्लेन क्योंकि ये ऑन द प्लेन है और ये एक दूसरे के नीचे है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है और ये जो लेंथ है ये सेम होगी। तो अपना बेसिक आइडिया क्या है, इफ यू हैव टू फाइंड दिस प्रोजेक्शन लेंथ वी विल फाइंड दिस लेंथ बिकॉज बोथ लेंथ्स आर इक्वल। ये अपन यहाँ बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल के परपेंडिकुलर ही अपन ने उसको ड्रॉ किया है दोनों लाइंस को, ये अपन बोल सकते हैं। अब इस लेंथ को निकालने के लिए वी विल मेक दिस 90 डिग्री ट्रायंगल। मैंने आपको हमेशा बताया बारी बारी, पहले लास्ट क्लास में मैंने बताया था वी कैन मेक दी 90 डिग्री ट्रायंगल मोस्टली लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए, मिनिमम डिस्टेंसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं। जो भी आप 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाएंगे यू हैव टू फाइंड टू वेक्टर्स इन दैट 90 डिग्री ट्रायंगल। टू वेक्टर्स विल ऑलरेडी बी गिवन। वन वेक्टर इज जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स व्हिच वी नो, अनदर वेक्टर इज दिस वन दैट इज नॉर्मल ऑफ द प्लेन। दो वेक्टर आपको हमेशा पता होंगे उसमें, एक वेक्टर अपन ये बना लेंगे और एक वेक्टर नॉर्मल वेक्टर बना लेंगे। दूसरी चीज आपको हमेशा उस ट्रायंगल में एक लेंथ की साइड पता होगी एंड जनरली दैट लेंथ इज वन ऑफ द वेक्टर। जैसे अपने को P और Q पॉइंट पता है तो वी कैन डिफाइन दिस साइड।
तो अपन क्या करेंगे, ये साइड है पता, ये साइड अपन निकाल सकते हैं, इसकी डायरेक्शन पता है। अब अपने को क्यू आर अगर लेंथ निकालनी है, वी कैन फाइंड, बिकॉज हाउ, बिकॉज इफ यू नो दीज टू वेक्टर्स यू कैन ऑलवेज डिफाइन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो अल्फा वी कैन ऑलवेज डिफाइन cos अल्फा इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर। और अगर अपने को यहाँ पे लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन लिखनी है क्यू आर, वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड डी, क्योंकि डी अपने को पता है, पॉइंट पता है, अल्फा अपने को पता है, वेक्टर्स पता है। तो डी और अल्फा के टर्म में लिखूंगा दिस इज नथिंग बट डी साइन अल्फा, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। या फिर अपन लिख सकते हैं दिस इज द एंगल थीटा, ये अपने को कब पता होगा, अगर अपने को ये वेक्टर पता है पैरेलल टू द प्लेन। तो यहाँ पे मैं इसको डी कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ, एक ही बात यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करती है, ये अपना क्लियर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये लेंथ निकालने के लिए पीक्यू और प्लेन के बीच का एंगल हो गया, राइट, थीटा इज व्हाट, ये पीक्यू तो होगी लाइन और ये हो गया अपना प्लेन, इसके बीच का एंगल हो गया थीटा, सही बात है। थीटा अपन लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं, तो वी कैन फाइंड साइन थीटा आल्सो। व्हाट इज साइन थीटा, दैट इज दिस क्रॉस दिस डॉट दिस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डॉट दिस, ये अपन लिख सकते हैं साइन थीटा, वो cos अल्फा के बराबर होगा। या cos अल्फा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड, एक ही चीज वो मैंने वो यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करी। तो अपन अगर यहाँ पे अल्फा निकालेंगे तो cos अल्फा की वैल्यू 2/√6 आएगी, हमें sin अल्फा निकालना है, यू कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्टली। sin अल्फा क्या आएगा, √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ये आएगा √1 माइनस 2/6 4/6, तो आ जाएगा √2 अपॉन √1/3, क्योंकि 2/6 हो जाएगा 1/3, तो ये आएगा 1/√3। तो यहाँ 1/√3 है, डी की वैल्यू अपने को पता है, दैट इज दिस लेंथ, लेंथ आप निकाल सकते हो दोनों पॉइंट के बीच का, ये कितना आएगा, दिस इज √2 और ये है 1/√3, तो √2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√3, तो ये √2/√3 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर। ऐसे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, अगर एक का प्लेन पे लेंथ का प्रोजेक्शन निकाले, इसका मतलब यहाँ से ये परपेंडिकुलर अपन इस तरह से ड्रॉ करके सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ प्रोजेक्शन, इफ वी हैव टू फाइंड दिस इक्वेशन ऑफ AB, ये अगर अपना क्वेश्चन है, ये अपन कैसे निकालेंगे, इस चीज को अपन समझते हैं। तो अब अपन ने क्या किया, जब प्रोजेक्शन लिया तो अपन ने इसको यहां से ज्वाइन किया, तो वी कैन डिफाइन वन ऑफ द प्लेन्स। तो अगर ये अपना प्लेन है P1 एंड वी विल डिफाइन वन मोर प्लेन, दिस वन, व्हाट इज दिस प्लेन, P2 अगर मैं बोल देता हूं, तो वी कैन डिफाइन प्लेन P2 आल्सो। व्हाट इज प्लेन P2, दैट इज द प्लेन PQAB या QRAB, कुछ भी बोल लो। तो प्लेन P2 को मैं बोल देता हूं PQAB। और ये जो लाइन है प्रोजेक्शन की, व्हाट इज दिस लाइन, दिस इज द लाइन ऑफ प्रोजेक्शन। तो अगर मैं लाइन ऑफ प्रोजेक्शन की यहां बात करता हूं, दिस लाइन इज व्हाट, लाइन ऑफ प्रोजेक्शन को अपन लिख सकते हैं, दिस इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2, लिख सकते हैं, दिस इज लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स P1 एंड P2, ये अपन लिख सकते हैं। तो ये वही लाइन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अब अपने को प्लेन P1 की इक्वेशन तो पता है, नाउ वी विल फोकस ऑन फाइंडिंग प्लेन P2 इक्वेशन। अगर अपन ये कैसे भी निकाल लें तो लाइन ऑफ प्रोजेक्शन या लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स निकालना तो अपने को आता है। तो अब प्लेन P2 की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, दिस इज द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए वी नीड व्हाट, पॉइंट्स ऑन द प्लेन, वी नो 2 पॉइंट्स ऑन द प्लेन। देखो तो प्लेन P2 की इक्वेशन निकालनी, जो भी प्लेन की इक्वेशन निकालनी हमेशा उस पर नोटिस करेंगे, यू जस्ट नीड अ पॉइंट, पॉइंट तो अपने को पता है, एक पॉइंट अपने को पता है 4 1 4 -1 3, एक पॉइंट अपने को और पता है 5 -1 4। तो अपने को पता अपने इसमें वेक्टर बनाने, एक वेक्टर पर बना लेंगे जनरल XYZ से ज्वाइन करके कोई भी एक पॉइंट को, ये बन गया अपना पहला वेक्टर। दूसरा वेक्टर अपना ये है ही। अब अपने को इस प्लेन में एक और वेक्टर चाहिए, राइट। इस प्लेन की अगर मेरे को इक्वेशन लिखनी है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जीरो करने का सोचता हूं, तो मैं लिखूंगा x - 4 y + 1 एंड z - 3, ये हो गया अपना जनरल वेक्टर। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आएगा 9 0 और 1, ये हो जाएगा अपना सेकंड वेक्टर। अब अपने को चाहिए एक और वेक्टर, तो उसके लिए अपने को कंडीशन लिखनी पड़ेगी। अब कंडीशन क्या लिखेंगे, तो अब अपने को पता है इसका मतलब क्या है कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है, एक वेक्टर के तो परपेंडिकुलर अपने को दे दिया, ये वाला वेक्टर कितना है 9 0 1, यही है। अब अपने को एक के और इसको परपेंडिकुलर लिखना पड़ेगा, तभी अपने को इस प्लेन में वो वेक्टर मिलेगा। अब अपन देखते हैं किसके परपेंडिकुलर है। तो अब अपन ने क्योंकि प्रोजेक्शन ऐसे डाला है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है इस प्लेन का n1 वेक्टर, जो n1 वेक्टर है वो क्या होगा, वो इस प्लेन के पैरेलल होगा। आपको दिख ही रहा है क्योंकि हम प्रोजेक्शन ऊपर से डाल रहे हैं, तो n1 वेक्टर के पैरेलल अपन नीचे आ रहे हैं। तो अपन इसके बारे में ये बोल सकते हैं कि ये जो प्लेन है दिस इज पैरेलल टू n1, सही बात है, ये n1 वेक्टर के पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है किसी लाइन वेक्टर के, तो इसका मतलब उसका नॉर्मल वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं दिस इज परपेंडिकुलर टू n1 वेक्टर। तो अपन यहाँ बोल सकते हैं, इसमें अपन बना सकते हैं n1 वेक्टर। व्हाट इज n1 वेक्टर, 1 - 1 and 1, तो यहाँ पे 1 - 1 and 1 ये अपन ने लिखा। तो अपने को
प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी, दिस प्लेन ए बी वाला जो है ये प्लेन अपने को मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो अगर अपन ने ये लिख दी और ये अपने को प्लेन मिल ही गया है, तो अपन इससे अपन को प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी, फिर अपन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स इजीली लिख सकते हैं। या फिर मैं ये भी बोल सकता था कि जो लाइन ऑफ प्रोजेक्शन है वो किसके परपेंडिकुलर होगी, दिस लाइन ऑफ प्रोजेक्शन इज परपेंडिकुलर टू n1 वेक्टर, है ही भाई। और दिस लाइन ऑफ प्रोजेक्शन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये प्लेन क्या है, ये प्लेन खुद किसके परपेंडिकुलर है, n1 वेक्टर के और n901 के। तो ये है परपेंडिकुलर टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर, कौन सा वेक्टर, 901 एंड n1 वेक्टर। तो दिस इज आल्सो पैरेलल टू 901 का क्रॉस प्रोडक्ट विद n1 वेक्टर, ये तो है। और n1 वेक्टर अपने को पता है 1 माइनस 1 1। तो अगर अपने को लाइन ऑफ प्रोजेक्शन का सिर्फ वेक्टर लिखना होता, या वो बोल देता कि फाइंड द एंगल ऑफ लाइन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ऑन दिस प्लेन एंड वी हैव टू फाइंड दैट लाइन एंगल विद सम अदर लाइन और समथिंग लाइक दैट, तो अपने को सिर्फ उसका वेक्टर चाहिए होता, तो अपने को इक्वेशन नहीं चाहिए। तो अपने को पता है दिस इज परपेंडिकुलर टू n1 वेक्टर, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन वेक्टर। तो इस प्लेन का वेक्टर अपन ने लिख लिया, इन दोनों पॉइंट से एक वेक्टर उसके परपेंडिकुलर और n1 के परपेंडिकुलर। तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा n1 का क्रॉस विद, तो अपन ये बोल सकते हैं लाइन ऑफ प्रोजेक्शन इज पैरेलल टू n1 का क्रॉस विद 901 क्रॉस विद n1 वेक्टर। तो अपन इस तरह से इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन अगर अपने को निकालना है तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। फिर अगर अपने को पॉइंट्स चाहिए तो अपन चाहते तो बिना इक्वेशन निकाले भी पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे, दिस इज नथिंग बट फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम Q टू प्लेन, दिस इज आल्सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू प्लेन। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज करके भी आप A और B पॉइंट निकाल सकते हैं। डायरेक्शन यहाँ से पता है, पॉइंट पता है, तो हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये एक अच्छा टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो फ्रेम किया जा सकता है लाइन ऑफ प्रोजेक्शन का, एक लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन इफ यू हैव टू टेक ऑन द प्लेन देन यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे चलते हैं। सर लाइन ऑफ प्रोजेक्शन तो सर एक लाइन ही होगा ना? हाँ, एक लाइन ही होगा। ओके सर। हाँ, ये लाइन ही होगा। ये जो लाइन होगी दैट इज पासिंग थ्रू टू प्लेन्स, इस प्लेन और इस प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से, हम उससे उसको डिफाइन कर रहे हैं। अब अपन यहां पे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन दैट इज इन 3D, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। अब अपन इसको कैसे करते हैं डिफाइन, तो लाइन ऑफ प्रोजेक्शन वी हैव सीन, नाउ वी विल सी लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। तो ऐसे डिफाइन करी जाती है, देखो। तो इसके लिए अपन डिफाइन करते हैं वन ऑफ द प्लेन्स व्हिच इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसमें क्वेश्चन में हमेशा लिखा होता है देयर इज ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्योंकि जो भी एंगल डिफाइन किया जाता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक नई लाइन का एंगल डिफाइन किया जाता है। तो अपन बोलते हैं देयर इज ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसकी इक्वेशन अपने को पता है 4x - 3y + 7z = 0। We have to find the line of greatest slope if it is passing through the point 2, 1, 1 and in the plane। एक प्लेन अपने को और दिया, तो ये प्लेन अपने को दिया हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन अपने को दिया हुआ है, तो हम इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये अपने को एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसका नॉर्मल वेक्टर मैंने NH वेक्टर से लिखा है, और एक अपना एक और प्लेन अपने को दिया हुआ है जिसको NG लिखा है, दैट इज द गिवन प्लेन। तो गिवन प्लेन अपने को क्वेश्चन में पता है दैट इज 2x + y - 5z, और हॉरिजॉन्टल प्लेन अपने को पता है 4x - 3y + 7z। अब अपने को लिखनी है गिवन प्लेन में जो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप होगी, वो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप व्हिच इज इन दिस प्लेन। तो अब इस पॉइंट, इस जो भी है इस प्लेन में अपने को पॉइंट दे दिया 2, 1, 1, यहां पुट करके देखो तो ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो इसी में एक पॉइंट है 2, 1, 1। अब 2, 1, 1 से पास करने वाली प्लेन, इस प्लेन में जो भी लाइंस होंगी देयर विल बी इनफाइनाइट लाइन। ऐसे एक लाइन हो सकती है, एक ऐसे लाइन हो सकती है, देयर विल बी इनफाइनाइट लाइंस। एक ऐसे लाइन हो सकती है। So this is how you can define this line. There will be different lines. तो अब अपने को यहाँ पे उस लाइन की बात करनी है which is of greatest slope. तो what is the concept? Concept is the greatest slope is the greatest angle of that line with the horizontal line. That is this one. तो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप वो होगी जिसका इस ब्लू वाली लाइन के साथ, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है इनके प्लेन से, उसके साथ मैक्सिमम एंगल होगा। तो अगर आप ये लाइन बनाओगे तो यहाँ पे एंगल ये वाला है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इस तरह से एंगल्स बनेंगे। सॉरी, ग्रेटेस्ट स्लोप का मतलब एंगल नहीं, जो भी एंगल बनेगा, सपोज दिस इज θ1, दिस इज θ2, तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। स्लोप को tan थीटा से डिफाइन करते हैं। तो जिसके लिए tan थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी वो ही ग्रेटेस्ट स्लोप होगा। तो ऐसी लाइन कौन सी होगी? व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल लाइन? दैट इज इंटरसेक्शन लाइन ऑफ दीस टू प्लेन्स। तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी दैट विल बी द ग्रेटेस्ट स्लोप की लाइन। ये अपन यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ पे एंगल कितना होगा? दैट विल बी 90 डिग्री। दिस इज व्हाट वी कैन से। तो ये वाली लाइन जो होगी दैट विल बी द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप, क्योंकि स्लोप का मतलब ये है कि हम इसका हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल देख रहे हैं।
तो ये जो लाइन होगी इसके बारे में क्या पता है, दिस इज परपेंडिकुलर टू NG क्रॉस NH, जो कि ये वाला वेक्टर क्या है, ये वाली लाइन क्या है, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन। एंड दिस लाइन इज व्हाट, परपेंडिकुलर टू दिस, एंड दिस लाइन इज आल्सो लाइंग इन दिस प्लेन। अब ये लाइन अगर इस प्लेन में है तो अपन इस लाइन के बारे में ये भी बोल सकते हैं, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू NG वेक्टर, बोल सकते हैं भाई। तो ये जो भी लाइन है जो अपने को यहाँ पे लिखी हुई है फाइंड करनी है, तो जो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप है इसके बारे में अपने को पता है, दिस इज परपेंडिकुलर टू NG वेक्टर। ये कंडीशन तो अपन ने कैसे लगाई, इट इज इन द प्लेन। क्यों, ये जो लाइन है लाइज इन द प्लेन, कौन सा प्लेन, 2x + y - 5z। ये तो सिंपल सी कंडीशन है, बिकॉज इफ ए लाइन इज लाइंग इन ए प्लेन, दैट लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। सेकंड कंडीशन इज व्हाट, ग्रेटेस्ट स्लोप की कंडीशन, कि अगर इसका ग्रेटेस्ट स्लोप है तो NG क्रॉस NH के भी परपेंडिकुलर ये लाइन होगी। So this is also perpendicular to NG cross NH. This is the condition of greatest slope. अब अगर अपने को यहाँ पे इस लाइन के बारे में लिखना है, we can write that line as the direction of that line will be cross product of these two line vectors NG cross with NG cross NH. इसके क्रॉस प्रोडक्ट के वो लाइन पैरेलल होगी, that is what we can say. If that is the parallel, we know the direction of this line of greatest slope. अगर उसका एंगल किसी के साथ पूछा है तो आप निकाल सकते हैं। इसकी इक्वेशन आपसे पूछी है तो यू जस्ट नीड अ पॉइंट ऑन दिस लाइन। पॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। अब आपको देखो एक कॉमन पॉइंट दोनों में दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म दोनों में 0 है, तो इसमें क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 1 विल बी 0,0,0। और अगर नहीं होता तो हम z की एक की वैल्यू 0 लेके x और y निकालें तो पॉइंट पता लग जाता, तो वैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज डिफाइंड एज लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप। तो लाइन ऑफ प्रोजेक्शन कैसे करते हैं डिफाइन, लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप कैसे करते हैं डिफाइन, दीस आर सम मिसलेनियस कांसेप्ट जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। सो यू शुड हैव एन आइडिया इसको हम कैसे करते हैं डिफाइन। बाकी 3D ज्योमेट्री इज अ वेरी सिंपल कांसेप्ट, देयर आर सिंपल क्वेश्चंस ओनली, देयर आर नो डिफिकल्ट क्वेश्चंस। यू शुड जस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि प्लेन को डिफाइन कैसे करते हैं, इक्वेशंस कैसे लिख सकते हैं। आपको मैंने बताया है कैसे आप प्लेन में नॉर्मल वेक्टर पे कंडीशन लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, उसके बाद में आप उसको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अपना 3D ज्योमेट्री वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा पार्ट और डिस्कस कर लेता हूँ डिटरमिनेंट का, जो इससे रिलेटेड है, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है जो अभी मैंने फैमिली ऑफ प्लेन्स डिस्कस किया। उसको डिस्कस करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अराउंड 10-15 मिनट्स में। उसके बाद में किसी को कोई डाउट होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो क्रेमर्स रूल जो डिफाइन किया जाता है सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, ये आप पढ़ते हैं कौन सी क्लास में, दैट इज इन क्लास 9th, कि आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। तो उसमें कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की, यहाँ पे होती है दूसरी कंडीशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन की और नो सॉल्यूशन की। तो अपन ये कंडीशंस वहां पे लिखते हैं। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती हैं दो लाइंस की इक्वेशन। दिस इज इन टू वेरिएबल्स x एंड y। इफ देयर आर थ्री वेरिएबल्स x, y, z और उसमें लीनियर इक्वेशन है, दैट बेसिकली रिप्रेजेंट नथिंग बट टू प्लेन्स की इक्वेशंस। तो टू प्लेन्स और टू लाइंस की इक्वेशन, इफ दिस रिप्रेजेंट, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो इट कैन एग्जिस्ट, इट मे नॉट एग्जिस्ट। सो इफ देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, इट मींस दीस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस का ही एक यूनिक सॉल्यूशन आता है। इफ इट इज टॉकिंग अबाउट नो सॉल्यूशन, इट मींस दीस लाइंस आर पैरेलल। And if it is talking about infinite solution, it means lines are coincident. तो इसका क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, जे एडवांस में इसका क्वेश्चन 2 बार आया है इस पे। That is linear equations in two variables. You have to somehow apply the condition. These are basically simpler question. Conditions आपको पता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए लाइन पैरेलल नहीं होगी, इंटरसेक्टिंग होगी तो स्लोप्स को अनइक्वेट कर देंगे। दिस इज द स्लोप ओनली, a1a2 b1b2 का रेशियो। और अगर हम बात करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, इट मींस लाइंस आर कोइंसिडेंट, तो a1/a = b1/b2 = c1/c2। और अगर पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टिंग नहीं है, इट मींस a1/a2 = b1/b2, दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्लोप। स्लोप्स तो इक्वेट करेंगे बट कांस्टेंट टर्म के रेशियो से इक्वेट नहीं करेंगे, बिकॉज़ अदरवाइज दे विल बिकम कोइंसिडेंट लाइंस। इन जनरली क्रेमर्स रूल डिफाइन किया जाता है जस्ट टू सॉल्व एनी टू इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसको अगर हम सॉल्व करके कंडीशन निकालते हैं तो x की वैल्यू अपन ऐसे डिफाइन करते हैं, y की वैल्यू ऐसे डिफाइन करते हैं, dx/d, dy/d, dx एंड dy आर द डिटरमिनेंट्स डिफाइंड। ये सबको आपको पता होगा मेरे ख्याल से कैसे डिफाइन करते हैं। अब इसके बाद में अपन यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन। ये इस तरह का क्वेश्चन जे एडवांस में एक बार आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं नो सॉल्यूशन के। तो यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन है, नो सॉल्यूशन मतलब दे आर पैरेलल लाइंस। तो x के कोएफिशिएंट का रेशियो y के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा और कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर नहीं होगा। तो वी विल सॉल्व दीस टू इक्वेशंस। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू चेक द आंसर। ये जो भी आपका आंसर आता है, यू ऑलवेज हैव टू चेक। यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है, सिर्फ आपको ये बताना है। तो ये आपको चेक करना है कि किसके लिए इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। So if you will check k = 1 के लिए, if you will check, it will become 8/4, that is 2. It will become 4/2, that is 2. So k = 1 we cannot take. Only k = 3 you will take. So number of values of k कितनी आएंगी? Only one value of k. This is the condition which we have to remember कि इस तरह से हम इसको solve कर सकते हैं। अब इसके बाद में next है क्रेमर्स रूल, 3 linear equations 3 variable। तो 3 linear equations 3 variable होता है, they represent nothing but 3 planes. This is what I was talking about in
previously, that is family of planes. So these are representing three planes. अब three planes के लिए अपन चार determinant define किए जाते हैं. How do we define determinant? Determinant D is coefficient determinant, coefficient of x, y and z. Keep all the coefficients x, y, z on the one side of equal to x के coefficient, y का coefficient, z के coefficients को column में put करते हैं, that is determinant D. D1 is defined as जो first column के elements होते हैं यहाँ पे, this is first column और ये अपना second column है, ये third column है. जो फर्स्ट कॉलम है और उसमें अगर आप फर्स्ट कॉलम की जगह पुट कर देते हैं कांस्टेंट टर्म्स, ये है अपनी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स. तो कांस्टेंट टर्म अगर आप फर्स्ट कॉलम में पुट कर देते हैं, बाकी कॉलम टू कॉलम 3 सेम रखते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कोएफिशिएंट ऑफ z. तो इसको कॉलम टू कॉलम 3 भी लिख सकते हैं, इसको कॉलम y और कॉलम z भी लिख सकते हैं. दीस आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ y एंड z, कोएफिशिएंट्स ऑफ. और इसको D1 क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट कॉलम में यू हैव रिप्लेस्ड x के कोएफिशिएंट विद कांस्टेंट टर्म. D2 का मतलब होता है सेकंड कॉलम में यू रिप्लेस y के कोएफिशिएंट विद कांस्टेंट टर्म. D3 का मतलब होता है थर्ड कॉलम में यू रिप्लेस z के कोएफिशिएंट विद कांस्टेंट टर्म. बाकी दोनों कॉलम सेम रहते हैं. सो कॉलम 1 विल बी कॉलम x, हियर इट विल बी कॉलम z. इसलिए इसको dy भी लिखा जाता है क्योंकि y के कॉलम में अपन ने रिप्लेस किया. दिस इज व्हाट वी कॉल कॉलम x एंड कॉलम y. तो इसको dz भी लिखते हैं या d3 भी लिखते हैं. तो जो सॉल्यूशन होता है वो ऐसे डिफाइन किया जाता है, d1/d, d2/d एंड d3/d. Always remember, asking solution means asking the value of x, y and z. If you have to find x, y and z and solve some question, so you can directly use these determinants to solve the question. इस तरह से अपन उसको डिफाइन करते हैं indeterminates. अब यहाँ पे इसको अगर अपन देखेंगे नॉन होमोजीनियस में फैमिली ऑफ थ्री प्लेन्स के हिसाब से, तो ये तो हो गया अपना सॉल्यूशन. अब इसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट क्या करता है? सॉल्यूशन रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री प्लेन्स, जो उनकी इक्वेशन आपको ऊपर दी हुई है. तो इसमें कुछ केसेस होते हैं. पहला केस होता है द डिटरमिनेंट d is not equal to 0. What is determinant d? This is determinant d. If the denominator is not equal to 0, it means you can always define x, y and z. क्योंकि आपका x, y, z की कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी and there will be only one value of x, y and z. तो उसके केस में बोलते हैं it means there is a unique solution. It means there is a unique intersection point of three planes. तो एक ही intersection point है इसके planes का, इसका ये मतलब होता है. तीनों में जो कॉमन है, अगर आप दो planes को लेंगे there will be a line of intersection of plane. बट उसमें से जो भी line of intersection of plane आएगी उससे आपका तीसरा plane उससे एक ही पॉइंट से पास करेगा. This is what it means. तो उसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक प्लेन अपना ये है और एक प्लेन अपना ये है. ये हो गया अपनी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन. अब इसमें से एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट से एक तीसरा प्लेन पास करता है. तो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के जो भी पॉइंट है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन एक ही पॉइंट ऐसा है जिससे थर्ड प्लेन पास करता है. तो एक ऐसा थर्ड प्लेन अपन सोच सकते हैं, ऐसे बनाया जाता है, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं. दिस इज द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन. नेक्स्ट है d becomes 0. If this becomes 0, then how we will solve this equation? तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, d को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x multiplied by d. अपन इसको ऐसे लिखते हैं सॉल्यूशन को, small x multiplied by d, this that is dx, small z multiplied by d, that is dy, small z multiplied by d, that is dz. तो अगर d की वैल्यू 0 हो जाती है, इसका मतलब अपना ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, this is always 0. ये अपन यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, that is left hand side is nothing but 0. तो अगर अपना लेफ्ट हैंड साइड 0 है और अगर अपना राइट हैंड साइड भी 0 हम कर दें, इसका मतलब इससे आंसर आएगा dx dy dz equal to 0. If right hand side is always 0, left hand side is always 0, it means there are infinite solutions because it is not depending upon x, y and z. dx dy dz हमेशा 0 है. What is your dx? फर्स्ट कॉलम में d1 d2 d3, सेकंड थर्ड में सेम. तो अगर इनकी भी वैल्यू 0 है और इसकी भी वैल्यू 0 है, इसीलिए अपन बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि सॉल्यूशन यही है. इनफाइनाइट कब आएंगे? बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन x, y, z, बिकॉज दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, irrespective of x, y and z. What is the value of x, y, z you take? तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर तीनों के तीनों डिटरमिनेंट dx dy dz 0 जाते हैं तो अपन बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. तो ये होता है इस तरह से कि तीनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन पास करती है, p1 plus lambda p2 is equal to p3. तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की जब बात कर रहा है, दिस इज टॉकिंग अबाउट फैमिली ऑफ प्लेन्स. तो ये इस तरह का कुछ डायग्राम है जो अपने को यहाँ पे दिया. अब अगर अपन बात करते हैं नो सॉल्यूशन की, तो फैमिली ऑफ प्लेन्स ऐसा भी हो सकता है. इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तीनों एक ही प्लेन हो, दैट इज कोइंसिडेंट प्लेन. ऐसा केस तो कम ही होता है कि प्लेन्स कोइंसाइड कर जाए. कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? तीनों प्लेन की इक्वेशन तीन नहीं है, देयर इज ओनली वन इक्वेशन. अब अपना दूसरा केस लेते हैं कि तीनों में से एक वैल्यू नॉन जीरो हो जाए, dx dy dz में से एक नॉन जीरो हो जाए. तो अगर सपोज dx नॉन जीरो हो गया, तो लेफ्ट में तो जीरो है, राइट में नॉन जीरो है, तो ये चीज होल्ड ही नहीं करेगी. और अगर ये होल्ड ही नहीं करेगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ x y z, इट मींस देयर इज नो सॉल्यूशन. इसीलिए अपन बोलते हैं देयर इज नो सॉल्यूशन, बिकॉज़ लेफ्ट साइड इज ऑलवेज जीरो, राइट साइड में वन ऑफ द वैल्यूज बिकम नॉन जीरो, टू ऑफ द वैल्यूज बिकम नॉन जीरो और थ्री ऑफ द तीनों में से एक भी वैल्यू नॉन जीरो, इट मींस नो सॉल्यूशन होगा. इसीलिए अपन वो कंडीशन लगाते हैं. तो जैसे इसमें ये होता है, ये जो प्लेन है इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से ये लाइन पास करती है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से ये लाइन पास करती है. और इसमें देखो P2 और P3 क्या है? पैरेलल है आपस में. P1 जो है एक अलग प्लेन. तो अगर दो प्लेन्स पैरेलल हैं और वो तीसरे प्लेन से देखेंगे तो उसमें कभी भी
इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या नो सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, लेकिन तीनों का कोई भी कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है, उसका डायग्राम मैंने कुछ ऐसे बना लिया, ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, वो 3 प्लेन्स मैंने डिफाइन कर दी इस तरह से। तो इसमें भी अपन ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इन तीनों का आपस में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, इस प्लेन और इस प्लेन का यहाँ है, इस प्लेन और इस प्लेन का यहाँ है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट केस इज ऑफ पैरेलल प्लेन्स। तो पैरेलल प्लेन्स भी क्या है, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो भी क्या है, देयर इज नो सॉल्यूशन। अब ये जो तीसरा पैरेलल प्लेन्स वाला पार्ट है, इसमें क्या दिक्कत होती है, देखो ये इंपॉर्टेंट है पैरेलल प्लेन्स, क्योंकि इसको अपने को एग्जाम में चेक करना पड़ता है। अगर मैं पैरेलल प्लेन्स की बात करता हूं, दीज आर पैरेलल प्लेन्स ax plus by plus cz, तो कोएफिशिएंट ऑफ x y z या तो सेम होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे। इन दिस केस इफ यू विल फाइंड d, ये तो 0 ही आने वाला है, राइट। इवन इफ यू विल फाइंड d1, वो भी 0 आएगा, d तो 0 आएगा, dx भी 0 आएगा, dy भी 0 आएगा और dz भी 0 आएगा इसके केस में। इफ यू विल फाइंड, ये सारे के सारे 0 आएंगे, यू कैन सी, क्योंकि dx अगर अपन निकालेंगे तो फर्स्ट कॉलम इट विल बिकम d1 d2 d3, सेकंड थर्ड कॉलम इज नथिंग बट d b b c c, तो b कॉमन आ जाएगा, c कॉमन आ जाएगा, तो 1 1 1 1 1 जनरेट हो जाएगा। दो कॉलम इफ दे आर इक्वल द डिटरमिनेंट इज नथिंग बट 0। तो इसके केस में अगर आप देखेंगे तो ये चारों कंडीशंस के हिसाब से आप देखेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन एक्चुअल में ये पैरेलल प्लेन्स है, इनफाइनाइट ही कट नहीं कर सकते। डिटरमिनेंट के हिसाब से देखेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिखते हैं। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन आपका ऐसा आता है जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिया हुआ है और आप सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट d0 dx dy dz 0, ऑलवेज चेक दैट वैल्यू कि ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करने पे इफ these planes are becoming parallel or not. If for some value the planes are becoming parallel, you have to reject that value. And this is very important because exam में जनरली ऐसा हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में भी आए हुए हैं जिसमें कई बार क्या होता है, you have to reject an option because उसमें क्या होगा, for that value the planes will become parallel. तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं द नंबर ऑफ वैल्यूज पे, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा, इस तरह से। तो नंबर ऑफ वैल्यूज में हमेशा ध्यान रखना है, ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करना है if these are planes are becoming parallel because it means there cannot be infinite solution for that. वो आपको केस रिजेक्ट करना पड़ेगा, उसके केस में देयर इज नो सॉल्यूशन। बाकी के केसेस में हमेशा क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, जो भी होगा जो इनको पैरेलल नहीं बनाएगा। तो यही केस अपने को ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नहीं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सिर्फ कंडीशन लगा के सॉल्व करना होता है। दिस इज द बेसिक आइडिया। अब अपन इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा, इफ दिस इज अ प्लेन, दिस इज अ प्लेन, दिस इज अ प्लेन, ABC are real constant, then the system of planes intersect at a single point. इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। passes plane P3 passes through line of intersection of P1 P2, इसका मतलब infinite solution. Plane P1 P2 P3 does not have any common intersection point, it means no solution. और यूनिक इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब यूनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे एग्जाम में लिख सकता है, ये ध्यान रखना। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस, दे आर द प्लेन्स, दे आर द लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो इसके लिए आपकी ये कंडीशन है, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट जब भी दिए हुए होते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, इसका मतलब डिटरमिनेंट डी जब भी होगा, अगर आप उसकी वैल्यू निकालेंगे दैट विल आइदर बी 0 और नॉन 0। तो आप इसको हमेशा चेक करेंगे और अगर 0 आ जाता है उसी से आप स्टार्ट करेंगे। तो वी हैव टेकन टू केसेस, आइदर डी इज नॉट 0, इफ डी इज नॉट 0 इट मींस यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज द केस। इफ डी इज 0 देयर आर ओनली टू केसेस, आइदर इनफाइनाइट और दैट इज नो सॉल्यूशन, दो ही केस होते हैं। तो एग्जाम में एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया था इस तरह से कि यहाँ पे कुछ ऐसे करके लिखा हुआ था, ax इक्वल टू समथिंग, वो डिटरमिनेंट्स का नहीं था, मैट्रिसेस में लिखा हुआ था, क्योंकि इसको अपन मैट्रिसेस की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो 3 इक्वेशंस लिखी हुई है ना, एग्जाम में ध्यान रखेंगे, दीस इक्वेशंस कैन बी रिटन इन एग्जाम लाइक दिस। ये आपको इक्वेशन ऐसे लिख सकता है कि कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 2 -3, 1 2 -3 ऐसे लिख दिया। दूसरे के कोएफिशिएंट क्या है, 2 6 -11। तीसरे के कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 -2 and 7 ऐसे लिख सकता है। और यहाँ लिख सकता है एक्स वाई जेड, और यहाँ राइट साइड में लिख सकता है कांस्टेंट टर्म ए बी एंड सी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो वो उसको ऐसे लिख सकता है कि एक मैट्रिक्स ए डिफाइंड है इस तरह से, एक्स इक्वल टू बी। ये आपने देखा होगा सीबीएसई में जब कैलकुलेशंस करते हैं उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही आप एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालते हैं, क्योंकि सीबीएसई में सिलेबस वो सिलेबस में नहीं। सो इन दिस केस अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की कितने ट्रिपलेट्स बनेंगे जिसके लिए इसके 2 सॉल्यूशन है। तो ध्यान रखेंगे 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, इफ देयर दैट इज द केस, एंड नॉन होमोजेनियस मतलब कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है, उसके केस में सिर्फ 2 ही केसेस होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन का कोई केस नहीं होता, यूनिक मतलब सिंगल, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे। 2 सॉल्यूशन का कोई केस नहीं होता है, तो उसके केस में हमारा सिंपल सा आंसर था एक्स वाई जेड की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती नहीं, तो हमें इसको सॉल्व करना ही नहीं। तो अगर यहाँ पे अगर कोई भी ऑप्शन है, प्लेन P1 P2 P3 passes through 2 points, that cannot be the answer, that is not possible. 3 planes either intersect at 1 point or they intersect at infinite points or they don't intersect at all. That is the condition जो हमें ध्यान रखनी है। तो D 0 आ जाता है, that defines unique solution is not there, तो हमेशा हम D से ही स्टार्ट करते हैं।
कोफिशिएंट जनरली अगर कभी भी दिए हुए होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में डी जीरो ही आता है। तो एग्जाम में कैलकुलेशन करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना, तभी वो डी देता है, यहाँ पे कोफिशिएंट्स देता है। तो डी जीरो आता है, इसका मतलब क्या है, सिंगल पॉइंट का तो केस पॉसिबल ही नहीं है। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन चला गया। अब या तो इनफाइनाइट का केस होगा या फिर केस होगा दैट इज फॉर यू नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन के केस में हमें पता है वन ऑफ द डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इनफाइनाइट के केस में ऑल आर इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन 1 और 4 तो अपना चला गया। अब ऑप्शन 2 और 3 देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है प्लेन P3 passes through intersection of plane P1 P2 it means it is talking about infinite solution। तो infinite solution में अपन किसी भी एक डिटरमिनेंट को जीरो कर देते हैं। मैंने यहाँ पे D1 को जीरो किया तो उससे अपना आ जाएगा 4 टाइम्स 5a minus 2b minus c। जीरो करेंगे तो यहाँ से आएगा 5a minus 2b minus c equal to 0। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में मुझे दिख रहा है ये आंसर आ सकता है इसके लिए। और अगर D1 जीरो करना है, D2 जीरो करना है, D3 जीरो करना है, तो बट एटलीस्ट ये तो जीरो होना ही चाहिए। तो ये डेफिनेटली आंसर होगा, इट इज पासिंग थ्रू। और ये जरूरी नहीं है कि दे डू नॉट हैव एनी कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट फॉर ऑल ए बी एंड सी, बिकॉज इफ आई टेक सम वैल्यू ऑफ एबीसी यहाँ पे जिससे D1 नॉन जीरो हो जाए तो हम बोल देंगे नो सॉल्यूशन होगा। तो हर सारे पॉइंट्स के लिए तो नहीं है, तो ये हम यहाँ से ऑप्शन 2 हटा देंगे। अब एडवांस में क्वेश्चन आएगा तो इसमें मल्टीपल चॉइस ऐसे आपको चेक करने के लिए बोल सकता है। उसमें आपको D1 D2 D3 डिफाइन करना आना चाहिए, कैसे होता है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब हमने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डिटरमिनेंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रेमर्स रूल है, बिकॉज दैट मोस्टली कम्स क्लब्ड विद 3D ज्योमेट्री, जो फैमिली ऑफ प्लेन्स की अपन बात करते हैं। और भी हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें कंबाइन करके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसके अलावा डिटरमिनेंट्स में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस, इक्वेशन सॉल्व करने वाले जो क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से सॉल्व होते हैं, वो तरह के क्वेश्चन जेईई मेन में भी आते हैं। तो अगर उससे रिलेटेड किसी को कॉन्सेप्ट सीखना है, क्योंकि हम डिटेल में उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे चलेंगे, वो अगर आपको देखना है तो प्रीवियस ईयर में मेरे ख्याल से लास्ट 8 to 9 ईयर्स में 2 क्वेश्चन आए, उससे रिलेटेड क्या थॉट प्रोसेस होते हैं, जस्ट टेल मी, आई विल शेयर द जेईई मेन वीडियोस विद यू, जिसमें आप वो देख सकते हैं कि उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने कराए, वो कुछ पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस आपको ध्यान रखने होते हैं, वैसे जनरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे डिटरमिनेंट्स का थोड़ा सा ही पोर्शन बचा हुआ है दैट इज रिलेटेड टू क्रेमर्स रूल, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस को आगे कंटिन्यू स्टार्ट करें।